Okay. Am I audible? Yes, sir. So let us begin. कल जितने भी प्रैक्टिकल्स किए थे उसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नो? ठीक है. सो विल मूव अहेड. अब करना क्या है? कल हमने कैपेसिटर का चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग देख लिया था. अब उसके अलावा विल सी कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल में क्या इफेक्ट आता है. सो थ्योरेटिकली कैपेसिटर्स को पैरेलली कनेक्ट किया तो अगर ये 100 है, ये 150 है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हमें मिलता है वो इन दोनों का एडिशन होता है. ठीक है. एंड सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा वो इन दोनों का पैरेलल इफेक्ट वाला पार्ट होगा, व्हिच विल बी लाइक लेट्स से ये C1 ये C2. तो दिस इज लाइक C1 प्लस C2. ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूँ C इन सीरीज 250 250 माइक्रोफेराड या फेराड जो भी था, तो इसको माइक्रोफेराड लिख लेते हैं. So 150 plus 100 is 250. पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है. सीरीज में if this is C1, if this is C2, 100 माइक्रोफेराड 150 माइक्रोफेराड, जो C पैरेलल होगा it will be like C, मतलब if I go from the basic formula, so basic formula बोलता है it will be like C in parallel is this. इसको सॉल्व करोगे you will get this C1 plus C2. ठीक है, जो है C1 C2 मिटा देते हैं पहले. सो दिस विल बी लाइक, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा. C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2, सॉरी C1 इंटू C2 होगा. एंड इफ यू मेक इट, ये अभी भी रेसिप्रोकल है, CP को ऊपर लाओगे तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाता है. ऐसा ही होता है. सो फाइनल पैरेलल वैल्यू जो भी होगी इट विल बी लाइक C1 C2 divided by C1 plus C2. ठीक है. So it will be less than 100. That I know for sure. Basically सीरीज में क्या होगा, जो भी छोटी वैल्यू है उससे कम वैल्यू मिलेगी नो मैटर व्हाट यू डू. पैरेलल में क्या होगा, जो भी बड़ी वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू मिलेगी. तो पैरेलल इज सिंपल, डायरेक्टली ऐड कर दो और कोई लॉजिक लगाना नहीं है. सीरीज के लिए यू हैव टू डू दिस, ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, राइट. एंड इट विल बी लाइक कि 1500 डिवाइडेड बाय 250. एंड इसको सॉल्व किया, दिस विल बी लाइक 6, सही है, 10 कम है 60. ठीक है, तो 60 माइक्रोफैराड विल बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. ऐसा ही होगा इन पैरेलल. ठीक है. सो सॉरी, इन सीरीज में कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और पैरेलल में इंक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज व्हाट वी वांट टू टेस्ट. और हम क्या करेंगे, बेसिकली पैरेलल में कनेक्ट करके इंडिविजुअल को चार्ज कर लेंगे, देन सीरीज में करके देख लेंगे, एंड देन पैरेलल में भी करके देख लेंगे. ठीक है. सो लेट्स परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट फर्स्ट. Okay, so I'm switching to this setup. So with the setup हमारे पास क्या क्या है, सेम 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस रेडी है. ठीक है. दिस इज 2200 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर एंड दिस इज 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर. 25 वोल्ट का दोनों. तो पहले इंडिविजुअली दोनों को चार्ज कर लेता हूँ मैं. ठीक है. एंड इंडिविजुअल वैल्यू भी फिर से आज नोट कर लेते हैं. कल से हमारे पास वैल्यू है, बट सो हम चार्ज या फिर डिस्चार्जिंग देखते हैं. ठीक है. सो विल सी कि इंडिविजुअली कितनी देर डिस्चार्ज कर सकता है. ओके, बेस्ड ऑन टाइम. सो अगर वैल्यू इंक्रीज होगी तो इंडिविजुअल डिस्चार्ज टाइम बढ़ जाएगा. सो व्हाट आई एम डूइंग इज लाइक आई एम कनेक्टिंग द स्ट्रैप टू द बैटरी. और ये बड़ा कैपेसिटर पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज कर लेते हैं. 1 2 3 चार्जिंग के लिए थोड़ा सा सेकेंड दिया. मोस्टली फुल चार्ज इन दैट टाइम, बिकॉज विदाउट रेजिस्टेंस हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया.
सो वॉट एवर बी द बैटरीज वोल्टेज, ये उस वोल्टेज पे चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से चार्ज हो गया। अब मैं डिस्चार्ज काउंट करूंगा, पॉजिटिव इज ऑन दिस साइड, तो काउंटिंग शुरू करूंगा कनेक्ट करते ही। ठीक है, लेट मी चेक, मेरी खराब है। सो लेट मी स्वैप द एलईडी। अच्छा, एलईडी खराब है कि नहीं है ये चेक करने का एक और तरीका है। यू हैव द मल्टीमीटर, मल्टीमीटर को डायोड टेस्ट मोड या फिर ये कंटिन्यूटी मोड में रखो, and then connect the positive terminal of LED to that terminal and negative terminal of LED to black terminal। ये एलईडी खराब नहीं है। ठीक है, अभी अभी मैंने टेस्ट कर लिया। तो लाइक स्वैप करने से पहले ही मुझे क्लिक हुआ कि मैंने तो अभी एक ही डिवाइस से टेस्ट किया, राइट। तो ये हो गया। अब मैंने कैपेसिटर से टेस्ट किया था और मैंने बैटरी से टेस्ट किया था, तो हो सकता है कि बैटरी चार्ज हुई ना हो, तो बैटरी का वोल्टेज मेजर करना है। ठीक है, दिस इज लाइक डिबगिंग कि हाउ डू यू डिबग स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे बैटरी का वोल्टेज 9 वोल्ट है, मतलब समहाउ कुछ ढीला था जब वो कनेक्ट नहीं हुआ था। तो लेट मी कनेक्ट इट अगेन, पॉजिटिव हियर नेगेटिव हियर, लेट्स सी क्या होता है। ये होता हो गया, मतलब तब कुछ ढीला था, मे बी ये ढीला था, ये ढीला था, कुछ ढीला था जिसकी वजह से कंटिन्यूटी कंप्लीट नहीं हो रही थी। सो एवरीथिंग इज परफेक्ट। द कैपेसिटर में भी थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया होगा, तो इसको फिर से चार्ज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सो लेट्स से चार्जिंग डन, इंसर्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 में ऑलमोस्ट बंद हो गया। देयर इज अ वेरी डिम डॉट विच इज दैट, बट मैंने उस डिम डॉट तक काउंट करके बोला कि ठीक है बंद हो गया। बाई यू आर एबल टू सी इट, और जब मैं निकालूंगा तो वो डिम डॉट गायब हो जाएगा। सो इफ यू आर एबल टू सी इट, सो 23 समथिंग इसका मेजर करते हैं। सो आई विल रिमेंबर दिस रीडिंग कि इसने 23 दिया था, इसने कितना दिया था। ठीक है, सो लेट मी चार्ज फर्स्ट। डायरेक्टली बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्ट किया, कैपेसिटर इज चार्जिंग। थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखूंगा, कैपेसिटर ऑलमोस्ट फुल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, 100% तो नहीं होगा, बट 95-96% भी मोर देन इनफ है अभी टेस्टिंग के लिए। ठीक है, बहुत देर हो गई। ओके, नाउ आई विल अगेन काउंट द टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 में ऑलमोस्ट वही रेड डॉट बचा है, बट इक्वल लेवल पे आई हैव टेकन इट एक इक्वल लेवल पे, तो देयर इज अ वेरी स्मॉल रेड डॉट। ठीक है, तो दिस लाइक 10, दिस इज 23, 2200 माइक्रोफैराड ने 23 सेकंड या 20 सेकंड किया, 1000 माइक्रोफैराड ने 10 सेकंड किया। ठीक है, नाउ लेट्स देम चार्ज टुगेदर और फिर एक साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लाइक मैं यहाँ पे सेटअप क्रिएट कर लेता हूँ। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव इंसर्टेड, इसका भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसर्टेड, दे आर इन पैरेलल नाउ। ठीक है, ध्यान से देखो। सो लेट मी ब्रिंग इट क्लोजर। So these two terminals are connected together. These two terminals are connected together. LED के पॉजिटिव से कनेक्ट, सॉरी एलईडी के नेगेटिव से नेगेटिव साइड कनेक्टेड है, पॉजिटिव से पॉजिटिव। अब ये लोड को मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ सो दैट जब तक मैं कनेक्ट ना करूँ तब तक वो डिस्चार्ज ना करे। ठीक है, तो मैंने रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल ऐसे हवे में कनेक्ट कर दिया है, हवे में है। तो अब ये अगर चार्ज होगा तो खाली चार्ज होगा, डिस्चार्ज तब तक नहीं होगा जब तक मैं ये रेजिस्टेंस को वापस सर्किट में कनेक्ट ना कर दूँ। ठीक है, अब मैं इसको चार्ज करता हूँ, तो दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, दोनों में से किसी भी टर्मिनल में मैंने वायर कनेक्ट कर दिया तो दोनों को वोल्टेज मिलेगा। तो मैंने वायर कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव ऑफ कैपेसिटर नेगेटिव ऑफ कैपेसिटर से, बोथ आर चार्जिंग। आई विल होल्ड इट फॉर सम टाइम, आई विल लेट इट चार्ज। ठीक है, सो लेट्स से हो गया, और अब कनेक्ट करूंगा और काउंट करूंगा। सो जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. ठीक है, 32 में ऑलमोस्ट बंद हो गया. Like very small red dot is there, and if I remove let's say resistance, you will see कि वो red dot गायब हो जाएगा. मतलब बहुत ही छोटा सा कलर दिखा, red dot गया. सो अभी अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको मैं आप समराइज करता हूँ. सो टाइम फॉर चार्जिंग ऑफ 2200 माइक्रोफैराड, मतलब चार्जिंग नहीं, 2200 माइक्रोफैराड ने फुल चार्ज होने के बाद एलईडी को 22 सेकंड तक सस्टेन किया. 1000 माइक्रोफैराड ने 10 सेकंड तक सस्टेन किया. जब इन दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया तो पैरेलल लिख देता हूँ. ठीक है, पैरेलल का सिंबल इज लाइक डबल लाइंस. ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट किया. सो इट वाज 32 सेकंड व्हिच वाज एक्सपेक्टेड. ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, बोथ द कैपेसिटेंस गॉट एडेड. ठीक है, तो फाइनल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस जब मैंने पैरेलल में रखा था तो ये था. कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा है, ऑब्वियसली टाइम ज्यादा रहेगा. ठीक है, अब सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, इस बार सीरीज में करते हैं. ओके, एंड सीरीज में हम नोटिस करते हैं कि क्या आता है. सो मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ. ठीक है, सो नाउ वी नो कि ये वैल्यू तो सेम रहेगी. ठीक है, ये 22 सेकेंड ही रहेगा, ये 1000 माइक्रोफैराड का 10 सेकेंड ही रहेगा. तो इस बार मुझे ये एक्सपेरिमेंट रिपीट नहीं करना है. कैपेसिटर सेम है, लोड सेम है, मतलब एलईडी और रेजिस्टेंस. अब खाली टोटल वैल्यू मैं सीरीज की निकाल दूंगा. ठीक है, सो लेट्स डू इट. सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं. सो पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव जाएगा, दूसरे का नेगेटिव. सो लेट मी रिमूव एवरीथिंग करके दिखाता हूँ. सो ये 2200 का कैपेसिटर, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल. लेट मी इंसर्ट इट समवेयर. ठीक है, मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया नेगेटिव पॉजिटिव. इसके पॉजिटिव में 1000 माइक्रोफैराड का नेगेटिव कनेक्ट होगा. ये नेगेटिव इंसर्ट किया और इसका पॉजिटिव समवेयर में यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ पहले. ठीक है, so now they are connected in series. Negative, positive, negative, positive. Negative and positive of these two capacitors are sorted here. ठीक है, common है. So now if I want to charge it, मैं यहाँ positive दूंगा, यहाँ negative दूंगा. तो total इस system का positive pin is this, negative pin is this. ठीक है, और चार्जिंग करने से पहले I know कि negative pin is this. तो मैं LED को एक नेगेटिव होल में इंसर्ट कर रहा हूँ एंड वन रैंडम होल जहाँ पे कैपेसिटर नहीं है. ठीक है, देन आई कैन डू दिस कि इस साइड का स्लॉट ले लेता हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर कि देखो दिस नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ द एलईडी, पॉजिटिव इज समवेयर. वहां पर रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल जब मैं यहाँ इंसर्ट कर दूंगा तब वो लोड ले लेगा. ठीक है, तो सीरीज में आने का जो भी था वो दिख रहा था. अब अभी ये हवे में. ठीक है, तो देयर इज नथिंग. तो चार्ज वार्ज मतलब अभी तक कनेक्टेड नहीं है. अब पहले मैं इसको चार्ज करूंगा दोनों को सीरीज में एंड देन डिस्चार्ज करके टाइम काउंट करूंगा. ठीक है, हाँ मतलब डिस्चार्ज कर, मतलब आइडियली हम लोग इसको पूरा डिस्चार्ज कर सकते हैं बट अभी मुझे बैटरी को चार्ज करना है. तो एनीवेज चार्ज करना है तो डिस्चार्ज करने की जरूरत नहीं है. इसको पहले डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ. जिस वोल्टेज लेवल पे वो होगा वहां से 9 वोल्ट तक चार्ज होगा. बट अब ये दोनों मिलके सीरीज में चार्ज हो रहे हैं. ठीक है, तो मैंने होल्ड करके रखा है काफी देर तक. लेट देम गेट फुल्ली चार्ज. फुल चार्ज हो गया. लेट से हो गया. इतनी देर तक बाकी दोनों को भी किया था. अब टाइम काउंट करेंगे. ठीक है, तो जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैक्स 9. ठीक है, 8 में ऑलमोस्ट बंद हो गया था. लेट मी रिपीट इट अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन कि कुछ गलत तो नहीं हुआ है. तो अगेन मैं दोनों को कनेक्ट करके फुल चार्ज कर रहा हूँ. ठीक है, एंड आई एम अगेन
going to connect it 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऑलमोस्ट 8 में वो पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया है ना। सो अब इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। सो दिस वाज लाइक 8 सेकेंड। सो हुआ क्या, सीरीज में जब कनेक्ट किया तो कैपेसिटेंस जो भी था 2200 माइक्रोफैराड, वो प्लस नहीं हुआ, वो पैरेलल वाला जो लॉजिक होता है फॉर्मूला, दैट इज लाइक C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, इस रूल के हिसाब से दैट वाज 100% लेस देन माइक्रो 10,000 सॉरी 1000 माइक्रोफैराड। सो पैरेलल का फंडा इज लाइक पैरेलल में कनेक्ट किया कैपेसिटर को, दोनों की वैल्यू ऐड होगी, सीरीज में कनेक्ट किया तो जो फाइनल वैल्यू आएगी इट विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू अवेलेबल इन द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ये दो कॉम्बिनेशन में स्मॉलेस्ट वैल्यू वाज 1000, इनका जो फाइनल आउटपुट आएगा इट विल बी लेस देन 1000, ठीक है। इफ यू वांट टू सॉल्व इट तो मैं कैलकुलेटर ओपन करके सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 2200 into 1000 divided by 3200, so the net is like 687 microfarad। जब सीरीज में कनेक्ट किया तो यहाँ पे पैरेलल में इट वाज 3200 माइक्रोफैराड नेट वैल्यू, सीरीज में नेट वैल्यू इज 687 समथिंग माइक्रोफैराड, राइट। तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस कम है तो टाइम कम होगा, ओके। सो मतलब जो पढ़ा था वो दिख रहा है, ओके। सो इन पैरेलल एंड सीरीज व्हाट हैपेंस विद द कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस के केस में उल्टा होता है, उल्टा मतलब रेजिस्टेंस के केस में व्हेन यू कनेक्ट इन पैरेलल वैल्यू डिक्रीजेस, इट फॉलोज दिस लॉजिक कि जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम वैल्यू आएगी। सो फॉर्मूलाज आर सेम, जस्ट द पैटर्न चेंजेस कि पैरेलल में कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, सीरीज में डिक्रीज होता है, ठीक है। अब खाली सीरीज का एक और लॉजिक दिखाना है, व्हाई द कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी गो हियर एंड सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वोल्टेज मेजर करके दिखाऊंगा। इन दिस केस कि दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है, तो 20 वोल्ट मोड में, ठीक है। ओवरऑल वोल्टेज ऑफ द बैटरी राइट नाउ, इन यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव है, सो लेट मी रिमूव द एलईडीज, सीन से एलईडीज हट जाएंगी। बैटरी का नेगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी वोल्टेज इज 9.27, 1000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस, तो उसके दोनों टर्मिनल में मैंने टीएमएम टच किया 6.57, इसके अक्रॉस 2.70, ठीक है। सो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो गया। अब इस वाले कैपेसिटर को टोटल 9 वोल्ट नहीं मिल रहा, इस वाले कैपेसिटर को टोटल 9 वोल्ट नहीं मिल रहा, तो वो फुल्ली चार्ज नहीं हो रहा है जितना मैं जब डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ। इफ आई कनेक्टेड डायरेक्टली विद दिस, तो अब इस कैपेसिटर्स के अक्रॉस 9 वोल्ट आ रहा है, सो ऑब्वियसली वोल्टेज ज्यादा है, Q इक्वल टू CV, वो जो फॉर्मूला था। कैपेसिटेंस की वैल्यू तो कांस्टेंट है, बट इस केस में जब मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ वोल्टेज इज सेम, 9 वोल्ट मिलता है सबको, each of the capacitor gets charged full to its full level, right। और जब मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूँ तो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, सो रजिस्टर डिवाइडर वाला फंडा, सो सेम यहाँ पर है। सो इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, बेस्ड ऑन दैट वोल्टेज डिवाइड हो गया। वोल्टेज डिवाइड हो गया तो यहाँ पर अगर 6 वोल्ट आने वाला है, जो भी वोल्ट आ रहा है, ठीक है, करेक्ट। तो अभी अभी मैंने इसको 9 वोल्ट से चार्ज कर दो, एवरीथिंग विल चेंज, ठीक है। सो लेट मी डिस्चार्ज इट, फिर से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। सो नाउ वोल्टेज लेवल विल चेंज, बट वोल्टेज डिवाइड होगा, एंड वोल्टेज डिवाइड होगा और अगर 9 वोल्ट फुल नहीं मिलता है तो कैपेसिटर वोंट बी चार्जिंग फुल्ली, ठीक है। 6.3 एंड 2 पॉइंट समथिंग 2.9, ठीक है। तो ये 9 वोल्ट पे समथिंग वैल्यू ऑफ Q अचीव होने वाला था, बट वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज कम है। तो ओवरऑल दोनों ने कम चार्ज स्टोर किया उसकी कैपेसिटी से, तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन ने कम चार्ज स्टोर किया, जिसकी वजह से हमें टाइम कम मिल रहा था, ठीक है। So this was series part of the capacitor. Okay. So अभी तक हमने कैपेसिटर के साथ क्या क्या किया, ठीक है। तो जस्ट ठीक है। सो फर्स्ट थिंग आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर सिरेमिक कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर।
इसमें नंबर्स में वैल्यू लिखी होती है, इसमें डायरेक्टली प्रिंटेड होती है, प्लस वोल्टेज रेटिंग होती है। ठीक है, दिस वोल्टेज रेटिंग इज लाइक द मैक्सिमम वोल्टेज कैन सस्टेन। फिर उसके बाद हमने कैपेसिटेंस की चार्जिंग वाला पार्ट देखा, फिर डिस्चार्जिंग वाला पार्ट देखा, व्हाट हैपेंस व्हाइल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। चार्जिंग ऐसे हो रही थी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डिस्चार्जिंग ऐसे हो रही थी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, आफ्टर सम टाइम चार्जिंग स्लो हो जाता है, आफ्टर सम टाइम डिस्चार्जिंग स्लो हो जाता है। सो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन, राइट। फिर आज हमने पैरेलल एंड सीरीज ये दोनों करके देखा। पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होता है, सीरीज में मतलब बेसिकली यू कैन से डिक्रीज होता है। ठीक है, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 ये फाइनल वैल्यू होती है। ओके, तो ये तीन चीजें की। अब इतनी सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली, ठीक है। अब प्रैक्टिकल यूजेस कि दीज आर द फंडा, ठीक है, जो यूज करते हैं। तो पहले अभी अभी जो परफॉर्म किया कि पैरेलल और सीरीज करने की क्या नीड है। मतलब अभी हमने करके देखा कि ठीक है, दो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया तो कुछ होता है, कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है, ठीक है, C1 प्लस C2 हो जाता है। बट ये करना ही क्यों है, सीधे खरीद लो C3 वैल्यू का कैपेसिटर। हमें एनी आइडिया, आदित्य, शिवानी, मल्हार, क्यों करना है इतनी मेहनत। वॉइस इज लैगिंग, ठीक है। नाउ आई विल काउंट 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में सुनाई दिया। Am I audible now? Yes, sir. Okay, ठीक है। So the question is कि क्यों क्यों करना है इतनी मेहनत, पैरेलल एंड सीरीज में क्यों कनेक्ट करना है। थ्योरेटिकली ये मैच होता है, ये समझ में आ गया। प्रैक्टिकल यूज क्या है, नहीं पता किसी को। दूर मतलब ज्यादा आया था, ठीक है, हाँ। पर करना ही क्यों है, सीधे ज्यादा का ले लो। हमने देखा कि ठीक है 1000 और 2200 को पैरेलल में कनेक्ट किया तो टोटल वैल्यू 3200 आई, जिसकी वजह से 32 सेकंड आ रहा था, ये 10 सेकंड आ रहा था या 20 सेकंड आ रहा था, 22 सेकंड। ठीक है, तो अगर ज्यादा टाइम चाहिए तो बड़ा कैपेसिटर खरीद लो। करना क्यों है, सो मतलब प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व कर लिया कि ठीक है थ्योरेटिकली जो पढ़ा था वो सब काम करता है, बट द क्वेश्चन इज कि करना ही क्यों है। और जैसे पैरेलल का है वैसे सीरीज में क्यों कनेक्ट करना है। सो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्यों चाहिए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, सिंपल। 2200 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आता है, ठीक है। अगर किसी सर्किट में तुम्हें 2222 माइक्रोफैराड का चाहिए, तब ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती। तब तुम इसके साथ 22 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट करोगे एंड यू विल अचीव द वैल्यू दैट यू वांट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रीजन। समझ में आया। ऐसे सीरीज में भी इफ यू वांट टू अचीव सम रैंडम वैल्यू, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बेसिकली यू अचीव दैट पर्टिकुलर वैल्यू जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इन सम सर्किट स्पेसिफिक कैपेसिटेंस अगर नीडेड है और वो स्टैंडर्ड वैल्यू से नहीं मिल रहा, तब तुम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज। अब हो सकता है कि खाली पैरेलल करने से अचीव हो गया, खाली सीरीज करने से अचीव हो गया, या फिर पैरेलल और सीरीज के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो जो 9 12 11 12 में जब भी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाया था, तब जो भी पढ़ाया था दैट इज लाइक दिस कि इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन से एक वैल्यू आई 2 2 2 2, फिर इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से लेट्स से x आया, फिर इन दोनों का सीरीज क्या बना, उससे यू विल गेट द डिजायर्ड वैल्यू। ठीक है, so, तब तुम ऐसे कॉम्बिनेशन से एक्चुअल जो वैल्यू चाहिए वो क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो फैक्ट्री में सारी वैल्यूज नहीं बनते, ऐसा नहीं होता है कि 1 माइक्रोफैराड भी बनेगा, 2 भी बनेगा, 3 भी बनेगा। ठीक है, 1 के बाद सीधे 4.7 बनता है, 2.2 बीच में बनता है, फिर 4.7 बनता है, फिर 6.8 बनता है,
फिर 10 माइक्रोफैराड बनता है, ठीक है। और थोड़ा महंगा, पैसे ज्यादा है और अच्छी कंपनी अफोर्ड कर सकते हो तो मे बी 8.2 बनता है। बट इन दोनों के बीच में कोई कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं आती है, इन दोनों के बीच में नहीं आती है। अगर नीड है तो ऐसे बनेगा, या तो सीरीज करके, या तो पैरेलल करके, या तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से, ओके। और द नेक्स्ट थिंग इज लाइक, अगर इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब लेट से कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं चाहिए, तब जनरली दो केसेस में यूज करते हैं। एक, हमारे पास बंच ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है, यू कनेक्ट देम इन पैरेलल टू इंक्रीज द चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, जो अभी अभी हमने किया था कि आइडियली अभी ठीक है मुझे कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं चाहिए, बट ये एक साइज का कैपेसिटर है, इससे बड़ा लूंगा तो इतनी साइज का आएगा, ठीक है। तो दिस लाइक बहुत बार डिजाइन रेस्ट्रिक्शन बोलेगा कि ठीक है इतनी बड़ी साइज अफोर्ड नहीं कर सकते, बट ऐसी तीन कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, इसकी वैल्यू अचीव हो जाएगी, ठीक है। तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी साइज के रिस्पेक्ट में अचीव करने के लिए बहुत बार यूज करते हैं, ठीक है। इसको बहुत बार सीरीज वाले को बहुत बार यूज करते हैं टू अचीव वोल्टेज कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जो कैपेसिटर था वो 25 वोल्टेज की रेटिंग वाला था, ठीक है। व्हाट इफ मेरे पास 50 वोल्ट अवेलेबल है, तो मैंने अगर इसको डायरेक्टली 50 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया तो थोड़ी देर में खराब हो जाएगा। बट अगर मुझे 50 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं मिला, सो आई कैन डू दिस, सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 50 वोल्ट दूंगा तो चल जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने नोटिस किया था कि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, राइट। और अगर वैल्यू सेम दी तो वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो जब मुझे 50 देना है और ये करना है, तो मैं ये याद रखूंगा कि ये दोनों की वैल्यूज सेम लूंगा, C1 इक्वल टू C2 लूंगा, तो एग्जैक्टली 25 डिवाइड होगा। समझ में आया? तो सीरीज वाले कैपेसिटेंस में जब मतलब देखिए सीरीज मोड में जब कनेक्ट करते हैं तो बहुत बार द लॉजिक इज लाइक यू वांट टू डिवाइड द वोल्टेज, तो हमारे पास वोल्टेज बहुत बड़ा है और उतने बड़े वोल्टेज, फॉर एग्जांपल हमने कल नोटिस किया था कि इज लाइक ये 220 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था इस साइज का, ठीक है, 25 वोल्ट। 63 वोल्ट वाले का डायमीटर भी ज्यादा था, लेंथ भी ज्यादा था, उसका साइज ऐसा था, और उसको तुमने 63 वोल्ट बेसिकली 63 मैक्सिमम वोल्टेज दे सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास ये हाइट की लिमिट है, जैसे तुम्हारा चार्जर, फोन के चार्जर में ऐसा नहीं हो सकता ना कि बहुत हाइट ज्यादा कर दी, विड्थ ज्यादा कर दी, बट अगर तुम्हें ज्यादा वोल्टेज अचीव करना है तो देन यू कैन डू दिस, 220 के सीरीज में लगाते जाओ, राइट। अब ऑब्वियसली ये 220 63 वोल्ट 220 देगा, ये तीनों को तुमने पैरेलल में डिवाइड कर दिया तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, सो यू वोंट बी टेकिंग 220 माइक्रोफैराड, यू विल बी टेकिंग 600 समथिंग, सो आइडियली बोलूंगा तो 660, ठीक है। ऐसे तीन को पैरेलल में लगा दो, 75 वोल्टेज रेटिंग एंड नेट आउटपुट विल बी 220। तो ये लॉजिक्स के लिए बेसिकली सीरीज और पैरेलल प्रैक्टिकली यूज करता है, ठीक है। सो मैं ये स्विच कर रहा हूँ यहाँ, स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS अडाप्टर। तो आइडियली हम लोगों के सर्किट पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइक ये एक सर्किट है, ठीक है, तीन बड़े बड़े कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, फिर और भी दिखाते हैं। ये भी एक सर्किट है, यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे एक, ये यहाँ पे पीछे कुछ छिपे हुए हैं, ये सारे भी कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे दो बड़े बड़े लगे हुए हैं, फिर यहाँ पे दो छोटे छोटे लगे हुए हैं, ठीक है। दीज आर कैपेसिटर्स। अब बहुत केसेस में इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर दिया, एडवांटेज क्या हुआ, ये हाइट मैच रही, ठीक है। अदरवाइज क्या होता, हाइट बड़ी होती या तो विड्थ बड़ा होता, ठीक है। तो यहाँ पे इफ यू नोटिस सब कुछ पैक्ड है, ठीक है, बहुत जगह नहीं है, यहाँ पे एक ऐसा बड़ा कैपेसिटर लगाना डिफिकल्ट है, तो मैं दो छोटे कैपेसिटर मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है पैरेलल में, हो सकता है सीरीज में, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज नीड, वोल्टेज डिवाइड करना है या चार्ज ज्यादा शो करना है, ओके। अब इन सब सर्किट में बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो अभी मैंने बताया पैरेलल एंड सीरीज क्यों करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि लगाना ही क्यों है। अगर ये अडाप्टर का सर्किट है तो इस सर्किट में कैपेसिटर क्यों लगाना है। सो एप्लीकेशन ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, क्यों यूज करते हैं कैपेसिटर। थ्योरेटिकली कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, नीड पड़ने पे चार्ज दे देता है, ठीक है। दिस लाइक द वर्किंग ऑफ कैपेसिटर बोल दो,
ये ऐसे काम करता है। तो इसका यूज क्या होगा, क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, पता है किसी को? सब चार्जिंग में तो यूज करते हैं, तो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोग रात में चार्ज करने लगा दिए। तो पहले जो आता था उसमें ऐसा था कि ज्यादा चार्जिंग किए तो वो बैटरी उसकी टूट जाती, तो इसमें ऐसे कैपेसिटर हमने लगाया तो नहीं। सो लाइक अमेज सेइंग कि, मतलब मैं ब्रीफ करके बता देता हूँ कि कैपेसिटर मोस्टली जो एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा वो ले लेगा, तो तुम्हारे मोबाइल को, लेट्स से तुमने मोबाइल को रात भर चार्जिंग के लिए छोड़ दिया और तुम्हारे चार्जर के सर्किट में कैपेसिटर है, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज कैपेसिटर कंज्यूम कर लेगा, ऐसा बोल रहा हूँ, है ना? बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब टू मेक इट सिंपल, बकेट है और तुमने अगर चालू छोड़ दिया तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आने के बाद रुक जाएगा, रहेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस को जितना चार्ज चाहिए था उसने उतना ले लिया, उसके बाद आगे जो भी अवेलेबल है उसको वो चार्ज मिलेगा। ठीक है, तो मोबाइल के अंदर चार्ज जाएगा, अनलेस कि मोबाइल में कोई ऑप्शन हो कट ऑफ करने का, तो ये यूज नहीं है। तुम में से कोई आंसर देना चाहता है? मल्हार, आदित्य, शिवानी। सो व्हाट इज प्रैक्टिकल यूज ऑफ कैपेसिटर, क्यों यूज करते हैं, किसी सर्किट में कैपेसिटर लगाते ही क्यों हैं? सर मोबाइल के चार्जर में ऑटो कट ऑफ होता है क्या? हाँ, मुझे मतलब ऑफिशियल चार्जर खरीदा तो मल्हार का क्वेश्चन है कि मोबाइल के चार्जर में ऑटो कट ऑफ होता है क्या? ठीक है, तो ऑफिशियल चार्जर खरीदा तो चार्जर में भी रहता है, मोबाइल में भी रहता है। ऑफिशियल चार्जर नहीं लगा रहे तो मोबाइल में तो रहता ही है। तो फुल नहीं, चार्ज होने के बाद मोबाइल ऑटोमेटिकली कट ऑफ करता है। कुछ कुछ मोबाइल में चालू ही रहता है चार्ज। नहीं, हर मोबाइल में चालू रहता है, और जो चालू रहता है वो ये नहीं चालू रहता है कि 100% के बाद वो 101 पहुंच जाएगा। चालू क्या रहता है, 100% पहुंच गया, वो आइडियली करंट लेना बंद कर देता है, बट जैसे ही वो बंद करता है थोड़ी देर बाद डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है तो वो 99% हो गया, बट चार्जर हम्म। लगा हुआ है तो उसको फिर से चार्ज कर देता है, तो वो ऐसा चलता रहता है। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम होगा, मतलब ये 100 की लिमिट है, 100 के ऊपर गए तो कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, बट उसके लिए कुछ और सर्किट है, कुछ और लॉजिक है, कुछ और आईसी है जो कट ऑफ करती है, कैपेसिटर नहीं है। तो कैपेसिटर नहीं, क्यों यूज करते हैं? पहले के मोबाइल में हाँ, ऑटो कट ऑफ नहीं होता था। अभी के मोबाइल, रहता था। लेटेस्ट मोबाइल में, नहीं, उन लेटेस्ट मोबाइल मोबाइल में में भी है रहता क्या? था। हाँ, लेटेस्ट मोबाइल में भी है, नोकिया का जो पुराना मोबाइल आता था उसमें भी रहता था। मतलब मोबाइल नहीं बनता अगर ऑटो कट ऑफ वाला ऑप्शन नहीं आता, तो जब तक ऑटो कट ऑफ करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तक मोबाइल नहीं बनता था, क्योंकि तुम बैटरी को ओवर चार्ज करोगे, बैटरी फटेगी, लीक होगा, मोबाइल खराब हो जाएगा, तो ऐसा प्रोडक्ट बेचोगे क्या? नहीं, है ना? नहीं, कोई कोई मोबाइल में ज्यादा चार्जिंग करने से फिर बाद में मोबाइल की बैटरी फूल जाती थी। हाँ, तो ऐसा होता है। ठीक है, कि अगर तुम ये दिन भर करते रहोगे 9900 9900 9900, तो बैटरी की कैपेसिटी मतलब बेसिकली लूज हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है, मतलब तुम्हें जिंदगी भर जगा के रखा तो सोने का टाइम नहीं दिया तो एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे। सेम हैपेंस विद द बैटरी, अगर तुम बैटरी को नीचे जाने का टाइम नहीं दे रहे, फिर से चार्ज होने का टाइम नहीं दे रहे, उसको फुल चार्ज मोड में ही रख रहे हो, तो फिर धीरे धीरे बैटरी खराब हो जाती है। ठीक है, तो बैटरी का लॉजिक इज लाइक फुल चार्ज करो, फुल डिस्चार्ज करो, फिर से फुल चार्ज करो, फिर से फुल डिस्चार्ज करो। उसको हमेशा यहाँ ऑपरेट करोगे तो भी खराब हो जाएगी, यहाँ ऑपरेट करोगे तो भी खराब हो जाएगी, हमेशा 50% चार्ज करके यूज करोगे तो भी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो फुल चार्ज करो फिर फुल डिस्चार्ज करो, तो सबसे ज्यादा देर चलेगा। अब क्वेश्चन पे वापस आता हूँ, कैपेसिटर का यूज। अच्छा, तो तुम्हारे घर में फैन है? हाँ ना? हाँ है। उसमें कैपेसिटर है? हाँ, हाँ है। ठीक है, तो उसका क्या यूज होता है, ये तुम लोगों को असाइनमेंट है, तुम्हें पढ़ के बताना है, उसका यूज थोड़ा अलग है। ठीक है, तो तुम्हारे घर में कैपेसिटर फैन होता है, फैन के साथ कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक है, और बहुत बार कैपेसिटर खराब हो जाता है, तब फैन अपने आप चालू नहीं होता है, फिर धक्का देना पड़ता है। ठीक है, ये कैपेसिटर। तो ये वाला तुम, अब मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया है,
तो तुम में से किसी को पता है तो अभी बता दो, नहीं पता है तो अब तुम पढ़ के बताओगे, ठीक है, कि फैन में कैपेसिटर की क्या नीड है। उसके अलावा अभी अभी मैंने दिखाया कि चार्जर के सर्किट्स में एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसमें भी कैपेसिटर था, उसका क्या नीड है। कैपेसिटर नहीं लगा है तो फैन को धक्का देना पड़ेगा, नहीं तो लगाना चाहिए। हाँ, कैपेसिटर नहीं रहा कैपेसिटर फैन में तो फैन को कैपेस धक्का देना पड़ेगा। क्या कैपेसिटर लगाने से धक्का हाँ, क्यों तो नहीं देना पड़ता। क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होता है, हो जाता है, फिर और वो वाला चार्ज चालू करने के बाद फिर से चालू होता है। नहीं, तो चार्ज से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो अब कैपेसिटेंस के दो पार्ट हैं, एक है कैपेसिटर एसी सर्किट में, एक है कैपेसिटर डीसी सर्किट में, ठीक है। यहाँ का बिहेवियर अलग होगा, यहाँ का बिहेवियर अलग होगा, मतलब तुम लोग क्लासरूम में और तुम लोग घर पे अलग अलग रहते हो, ठीक है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। एसी सर्किट में कैपेसिटर का बिहेवियर अलग है, फैन एसी सर्किट में ऑपरेट कर रहा है, तो अब कैपेसिटर का यूज एसी में कुछ अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें पढ़ना है, अभी मैं ये बताऊंगा, अगर तुम नहीं बताओगे तो, ठीक है। तो एसएमपीएस बेसिकली क्या कर रहा है, डीसी वोल्टेज देता है, तुम्हारे मोबाइल को 5 वोल्ट डीसी मिलता है, सही है। यहाँ पे कैपेसिटर का यूज अलग है, एसी में अलग यूज होता है, ठीक है। तो अब मैं कुछ यूजेस लिस्ट डाउन कर देता हूँ। पहला, डीसी डीसी, तो बेसिकली ये चार चीजें हैं जो मैक्सिमम जगहों पे यूज होती है, ठीक है। सप्लाई एनर्जी, कैपेसिटर, घर में लेट्स से म्यूनिसिपल जो भी कॉर्पोरेशन होगा उसका पानी आ रहा है, पानी चला गया, ठीक है, पानी चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए तुम टंकी में पानी भर के रखते हो। टंकी मतलब चार्ज स्टोर करके रखा, कैपेसिटर बकेट में पानी भर के रखा, छोटा कैपेसिटर, ठीक है। और जब पावर सप्लाई कट ऑफ हो गया, मतलब घर में पानी आना बंद हो गया एनएमसी का, तब तुम वो यूज करते हो, सही है। सो दैट इज लाइक कैपेसिटर चार्ज स्टोर करके रखता है, और जब बुरा सिचुएशन आता है, जब चार्ज नहीं है, तब वो सप्लाई करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे अडाप्टर को 5 वोल्ट देना था, ठीक है, 5 वोल्ट 0 वोल्ट, तुमने यहाँ पे मोबाइल कनेक्ट कर दिया। अब क्या होता है, अगर मोबाइल ने कम करंट लिया तो यह 5 वोल्ट रहेगा, अगर बहुत ज्यादा करंट लिया तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए वोल्टेज ड्रॉप हो जाए। पहली बात, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वो 5 नहीं रहेगा, 5 की जगह 4.8 वोल्ट हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे कैपेसिटर है तो कैपेसिटर क्या करेगा, जब इस पूरे सर्किट का वोल्टेज कम हो रहा है 5 से, तो कैपेसिटर बोलता है मेरे पास एक्स्ट्रा चार्ज है, मेरे पास एक्स्ट्रा है, तू नहीं प्रोवाइड कर पा रहा ना, तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे टाइम पे वो खुद का चार्ज प्रोवाइड करके, ऐसा जो डिप आया था, कैपेसिटर नहीं होता तो ऐसे दिखाई देता, 5 वोल्ट था, 4.8 हुआ, फिर 5 हुआ। तो स्पीड अगर फैन का लॉजिक अलग है, अभी मैं डीसी बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी स्पीड उससे मेंटेन नहीं होगी। नहीं, तो मतलब बात स्पीड करना है, नहीं, कम ज्यादा वोल्टेज का वोल्टेज चार्ज का लॉजिक नहीं है उस केस में, ठीक है, दूसरा लॉजिक है। तो फैन के केस में नहीं है, दिस इज आई एम टेलिंग फॉर डीसी सर्किट, ठीक है। डीसी सर्किट में कैपेसिटर क्या करेगा, मतलब अब मैं डीसी और एसी को अलग अलग क्यों कर रहा हूँ, तो मैंने चारों लिख दिए थे, मैं इरेज कर रहा हूँ, पहले एक मिनट में लिखाता हूँ, ठीक है। कैपेसिटर इन डीसी, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से 9 वोल्ट धीरे धीरे फ्लो होगा, कल हम लोगों ने करके दिखा था, ये फुल 9 वोल्ट पे चार्ज हो जाएगा, ये फुल 0 वोल्ट पे चार्ज हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट, ठीक है। कैपेसिटर इन एसी, 220 वोल्ट आया, 0 वोल्ट आया, थोड़ी देर के बाद 0 वोल्ट हो गया, 220 वोल्ट हो गया, मतलब कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। पॉजिटिव साइड फिक्स है क्या, जैसा डीसी में था, तो ऑब्वियसली चार्जिंग होगी, डिस्चार्जिंग होगी, चार्जिंग होगी, डिस्चार्जिंग होगी। तो एसी में कैपेसिटर चार्ज स्टोर करके रखने के लिए यूज नहीं करते, डीसी में कैपेसिटर चार्ज स्टोर करके रखने के लिए यूज करते हैं। एसी में जब तुम नेगेटिव साइकिल में जाओगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव साइकिल में कैपेसिटर चार्ज हुआ, नेगेटिव में डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। और ये चीज एक सेकेंड में 50 बार हो रही है, 50 हर्ट्ज,
तो ऑब्वियसली 1 सेकंड के लिए भी तुम चार्ज स्टोर करके नहीं रख पा रहे, तो यूजलेस हो गया चार्ज स्टोर करके रखना। तो कैपेसिटर में वो कैपेबिलिटी है, बट एसी में वो उस तरीके से यूज नहीं हो रही, डीसी में यूज हो रही है, क्योंकि डीसी में फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा, पोलैरिटी फिक्स्ड है, ठीक है। तो तुम्हारे अडाप्टर को 5 वोल्ट देना था, 0 वोल्ट देना था, इस साइड कुछ लोड बढ़ गया, ठीक है, तो वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। अगर कैपेसिटर नहीं था, अगर कैपेसिटर सीरीज पैरेलल में होता, ठीक है, प्लस और माइनस के बीच में, कैपेसिटर का प्लस प्लस से, माइनस माइनस से, तो इस टाइम पे कैपेसिटर खुद का वोल्टेज सप्लाई कर देता और तुम्हें आउटपुट कैसे दिखता है, स्ट्रेट लाइन, तुम्हें पता नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ है, ये कहाँ हुआ है, इस सप्लाई के साथ हुआ है, बट कैपेसिटर ने उसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये तुम हो, विदाउट लोड तुम स्ट्रेट खड़े थे, तुम्हारे ऊपर किसी ने 50 किलो का वजन डाल दिया, लोड डाल दिया, तो तुम थोड़े से झुक जाओगे, ठीक है, थोड़े से झुक जाओगी, बना के दिखाता हूँ, थोड़ी सी हाइट कम हो गई, ठीक है। बट अगर तुम्हारे पास यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए कोई खड़ा होता, तुम्हारा दोस्त, और वो पकड़ लेता, तो तुम्हें झुकना नहीं पड़ता, तो लोड 2 लोगों में डिवाइड हो जाता। समझ में आया? तो बेसिकली कैपेसिटर डीसी सर्किट में क्या करता है, कैपेसिटर को फर्स्ट थिंग डीसी सर्किट में जब तुम ऐसा कनेक्ट करते हो, प्लस और माइनस के बीच में पैरेलली कनेक्ट करते हो, तब वो सपोर्ट करता है। अगर पहले तो खुद चार्ज स्टोर करके रख लेगा और रखे रहेगा, कभी भी डिप आया तो वो सपोर्ट करेगा, ज्यादा डिप आया और सपोर्ट करेगा, बहुत ज्यादा डिप आया, ऐसा कुछ डिप आ गया और उसका चार्ज भी खत्म हो गया, तब ऑब्वियसली डिप आएगा, बट इतना बड़ा आने के बजाय छोटा आएगा। समझ में आया? तो तुम्हारे जितने भी डीसी सर्किट्स में कैपेसिटर लगाते हैं, तो उसका पर्पस होता है कि वेवफॉर्म को ऐसे स्मूथ बना के रखो। एक वेवफॉर्म थी जो ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है, ऐसा वेवफॉर्म, ऐसा वोल्टेज तुमने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को दिया तो वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा, इससे हीट होता है, ठीक है। तो चाइना का चार्जर, फोन वाला चार्जर 50 रुपए 100 रुपए का आता है, ओरिजिनल लोगे सैमसंग का, वो 400 या 500 का आता है। तो इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है, कितना कॉस्टली आता है? तो एक आंसर है, सैमसंग तो ब्रांड नेम है, ऑब्वियसली महंगा मिलेगा, चाइना का कोई ब्रांड नहीं है, सस्ता मिलेगा, बट कितना डिफरेंस? सो इसका आंसर है, इस केस में जो वोल्टेज आएगा 5 वोल्ट ऐसा रहेगा, 5.2 वोल्ट से 4.8 वोल्ट के बीच में ऐसे फ्लक्चुएट होता रहेगा, ठीक है। सस्ता चार्जर है, ये थोड़ा महंगा चार्जर है, इन लोगों ने पैसे खर्च किए हैं, अंदर अच्छे से कैपेसिटर लगाए, मतलब इसमें सिर्फ कैपेसिटर नहीं है, आज के दिन हम कैपेसिटर पढ़ा तो कैपेसिटर, कल इंडक्टर पढ़ लेंगे तो मैं बोलूंगा कि इसमें इंडक्टर भी एडेड है, इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसी चीजों की कॉस्ट सेविंग करके ये चार्जर सस्ता हुआ है, ठीक है। इसमें कट ऑफ का पार्ट नहीं रहेगा, इसमें कट ऑफ का पार्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ करके ये महंगा हुआ है। तो अब ये इसमें जब एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये बहुत ही कम फ्लक्चुएट होगा, ये फ्लक्चुएट होगा 5.0 से 4.95 के बीच में, छोटा फ्लक्चुएशन, कम हीटिंग। इसमें तुम्हारा चार्जर भी हीट होता है, मोबाइल भी हीट होता है, इसमें दोनों कम हीट होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई, ऐसा करने के लिए एकदम स्ट्रेट लाइन 5 वोल्ट के लिए हजारों रुपए खर्च होता है, तब वो 400 रुपए में नहीं आएगा। ऐसी स्ट्रेट लाइन चाहिए 5 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट चाहिए, तब 4000 या 5000 का डिवाइस खरीदना पड़ेगा, वो एकदम स्ट्रेट लाइन देगा, स्मूथ देगा, ठीक है। तो कैपेसिटर को फिल्टर की तरह यूज कर सकते हैं, जब तुम उसे प्लस और माइनस के बीच में पैरेलल में कनेक्ट करो, प्लस और माइनस का जो भी वायर है उन दोनों के बीच में पैरेलल में कनेक्ट किया, तो ये फिल्टर का काम कर रहा है। क्या फिल्टर का काम कर रहा है, ये रिपल्स को फिल्टर कर दिया, स्ट्रेट लाइन कर दिया, ठीक है। अब एक ऑप्शन और है, इसी सेम कैपेसिटर को अब अगर मैंने प्लस, यहां माइनस था, इसके बीच में ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो क्या होता है, तो ये वाला मीम तुम लोगों ने देखा होगा, बीसी ब्लॉक एसी पास, देखा है? हाँ या ना? ये, ठीक है, मतलब जस्ट याद रखने के लिए, सिंबल वाइज दिस इज लाइक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में ये प्लेट आ गई बीच में, कैपेसिटर ने डीसी को ब्लॉक कर दिया, एसी ऐसे फ्लक्चुएट होता है तो कैपेसिटर को जंप करके आगे चला गया, ठीक है, याद रखने के लिए। बेसिकली डीसी वोल्टेज दे रहे हो तुम, प्लस और माइनस दे रहे हो और सीरीज में कैपेसिटर लगा दिया, तो अब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो अब तुम बताओ होगा कि नहीं होगा, मैंने अभी बोला नहीं होगा,
शिवानी, मल्हार, आदित्य, ऐसे कनेक्ट किया तो करंट फ्लो होता है या नहीं होता है? मैं एक और फेमिलियर सर्किट बना देता हूँ, इससे शायद कुछ क्लिक हो जाए। ये सर्किट देखा है कभी? नहीं सर। पक्का नहीं देखा? हम नहीं। लोग कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग के लिए यही यूज कर रहे थे, सीरीज में कैपेसिटर, एलईडी और रेजिस्टेंस के साथ। हाउ? जब बैटरी कनेक्ट करते थे तो एलईडी ऑन होती थी, हाँ। मतलब करंट फ्लो हो रहा है। फिर क्या होता था, हो रहा है। शुरू में ज्यादा करंट फ्लो होता था, धीरे 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 पूरा खत्म हो जाता था, एलईडी अब ग्लो नहीं होती थी। तो शुरू में थोड़ी नहीं। देर के लिए करंट फ्लो होगा जब तक कैपेसिटर चार्ज होगा, सही है? तो इस केस में भी बहुत ही छोटा सा थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो होगा, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इतने टाइम के लिए। उसके बाद क्या होगा, करंट जीरो हो जाएगा, अब करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो अगर तुमने सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया एसी के, सॉरी डीसी के, तो शुरू में थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकेंड्स, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटर की क्या वैल्यू है, करंट थोड़ा सा फ्लो होगा, आफ्टर दैट वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो फ्लो नहीं होने वाला। अब एलईडी ऑफ थी कंटिन्यूसली, राइट? तो डीसी में कैपेसिटर को अगर सीरीज में कनेक्ट किया तो वो डीसी ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ये चीज को प्रैक्टिकली यूज करते हैं ऑडियो सर्किट में, ठीक है। ऑडियो सर्किट में क्या होता है, माइक, हाँ बोलो। पैरेलल में किया है तो सर? पैरेलल में किया तो वो चार्जिंग स्टोर करके रखेगा, एलईडी कॉन्स्टेंटली ऑन रहेगी, और जब बैटरी निकाल लोगे तो भी थोड़ी देर के लिए वो, क्योंकि कैपेसिटर है, तो ये भी हमने ट्राई किया था, ये रेजिस्टेंस, ये एलईडी, और पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया और कैपेसिटर चार्ज है, तो थोड़ी देर के लिए एलईडी ऑन थी, याद है? और धीरे हाँ धीरे याद धीरे है। धीरे एलईडी बंद हो जाती थी, मतलब कैपेसिटर ने बैटरी निकालने के बाद भी थोड़ी देर तक वोल्टेज सप्लाई किया, थोड़ी देर तक वोल्टेज सप्लाई किया, मतलब एलईडी को ऑन रखा, ठीक है। तो पैरेलल में उसने सपोर्ट किया, ठीक है। और जब सीरीज में लगा दिया तो उसने ब्लॉक कर दिया, धीरे 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 ब्लॉक कर दिया। और पैरेलल में था तो थोड़ी देर के लिए सपोर्ट कर पाया, धीरे 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 सपोर्ट चला गया, सही है। तो वो सपोर्ट किया, यहाँ पे धीरे धीरे चला गया, और यहाँ पे शुरू में सपोर्ट किया, धीरे धीरे चला गया। अपने ग्राफ ऐसे बन रहे थे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो जो मैं सीरीज वाला एग्जांपल दे रहा था, माइक यूज करते हैं, ठीक है। तो माइक में बेसिकली होता क्या है, तुम एक बैटरी से सप्लाई भी देते हो, मान लो यहाँ पे 9 वोल्ट का सप्लाई दिया, और ये तुम्हारा ऑडियो सिग्नल है जो एम्पलीफाई होना चाहिए। बट यहाँ से माइक में मान लो तुमने कुछ बोला ही नहीं, जीरो साउंड, यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो हुआ तो माइक में हमेशा कोई ना कोई साउंड रहेगी। तो कभी कभी तुम लोगों ने सुना है स्पीकर में ऐसे टी कॉन्स्टेंट आवाज आती है, तो वो कब आएगी, जब तुमने फिल्टर नहीं किया। जब डीसी फिल्टर नहीं किया तो क्या हुआ, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से हमेशा छोटा सा करंट फ्लो होता रहता है, और ये छोटा सा करंट जो फ्लो होता रहता है उसकी वजह से तुम्हें वो कांस्टेंट छोटी 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 सी आवाज सुनाई देती रहती है, ठीक है। और इस सर्किट में अगर तुमने एक कैपेसिटर ऐड कर दिया सीरीज में, अब क्या होगा, ये डीसी है, डीसी यहां से पास हो सकता है क्या? नहीं। तो अगर डीसी पास नहीं होगा तो अब यहाँ वाला करंट यहाँ फ्लो नहीं हो सकता, तो इसका जो नॉइस टी वाला साउंड था वो अब नहीं आएगा। अब अगर माइक से कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ, और माइक से जो भी साउंड प्रोड्यूस होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि मैं जब भी बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज कम ज्यादा हो रही है, तो मतलब वो एसी सिग्नल होगा। तो यहाँ से जो भी सिग्नल आएगा वो एसी आएगा, एसी आएगा तो पास हो जाएगा और यहाँ जाएगा, और फिर मेरी आवाज जो भी थी वो एम्पलीफाई होगी। तो माइक में हम कैपेसिटर को सीरीज में करके डीसी ब्लॉक करते हैं, एसी को अलाउ करते हैं, ठीक है। तो मैं माइक का सर्किट दिखा रहा हूँ। मतलब ये भी माइक है, हाँ भैया, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये कैपेसिटर है, ये माइक था, ठीक है। तो माइक के रेड वाले वायर के बीच में ही कैपेसिटर कनेक्ट किया, मतलब सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है। अब ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये सब कुछ हम देखने वाले हैं कुछ दिनों बाद, ट्रांजिस्टर का जब चैप्टर आएगा, ठीक है। अभी कैपेसिटर चल रहा है, और इसको टेक्निकली लिखूंगा तो टेक्निकली बोलते हैं माइक बायसिंग सर्किट, ठीक है। इसमें तुम्हें सिंबल वाइज दिखेगा कि देखो ये माइक है, मैं जो बैटरी बोल रहा था वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ से फ्लो होता है, तो यहाँ से करंट अब यहाँ नहीं जा पाएगा, अब जो एसी सिग्नल आएगा वही जा पाएगा, तो तुम्हें तुम्हारी ऑडियो मिलती है, बैटरी का डीसी नॉइस नहीं मिलता है, ठीक है।
तो ये तो मैं जो पहले बता रहा था कि प्लस और माइनस के बीच में पैरेलली कैपेसिटर को कनेक्ट किया, ये फिल्टर का काम करता है। इसने रिपल्स को फिल्टर किया, मतलब एसी को ब्लॉक कर दिया, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ठीक है। और सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो इसने डीसी को ब्लॉक कर दिया और एसी को अलाउ कर दिया, सही है। तो सपोर्ट भी कर रहा है, इस केस में सपोर्ट कर रहा है, एसी को ब्लॉक कर रहा है, इस केस में डीसी को अपोज कर रहा है और एसी को अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे कैपेसिटर के प्रैक्टिकल यूज करते हैं हम रियल लाइफ में, ठीक है। एक और चीज मैंने लिखी थी, वोल्टेज ड्रॉप। तो एसी सर्किट में कैपेसिटर को जब ऐसे कनेक्ट करते हैं तो डीसी सर्किट में तो वो क्या करता है, फुल्ली ब्लॉक कर देता है। अब थोड़ी देर बाद करंट आगे जाएगा ही। एसी सर्किट में ऐसा नहीं होता है। एसी सर्किट में कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्ससी, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, जिसको निकालते हैं 1/2πfc से, ठीक है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, पाई 3.142 और कैपेसिटर की वैल्यू, ठीक है। तो सीरीज सॉरी एसी में कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस वाला पार्ट आता है, डीसी में रिएक्टेंस जैसी बात करते ही नहीं है क्योंकि वो ओपन सर्किट ट्रीट करता है, ठीक है। तो बेसिकली सीरीज में कैपेसिटर, तो अब अगर तुम नोटिस करोगे जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एसी है, तो जहां जहां पे भी तुम्हें ये रिएक्टेंस वाला फॉर्मूला जो भी मिलेगी बात, वहां पे एसी होगा, क्योंकि रिएक्टेंस सिर्फ एसी में हो सकता है। डीसी में तो वो ओपन सर्किट है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ठीक है। डीसी में अगर इसी फॉर्मूले से देखोगे तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसको पता है? चैट बॉक्स टाइप करो, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, सही है। डीसी की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? इनफाइनाइट, 100, 200, 0, -50। 100। शिवानी, आदित्य, शिवानी 0 बोल रही है, किसी ने 100 भी बोला। ऐसा 50 बार हुआ तो हम बोलते हैं 50 हर्ट्ज। इसमें ऐसा कितनी बार हो रहा है? 0 ये डीसी है, ये सर, एसी 0। है, तो इसमें 0 बार हो रहा है तो 0, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में 0 रख दूं फ्रीक्वेंसी की जगह, तो 1/2 इंटू समथिंग इंटू 0 इंटू समथिंग आएगा क्या? 1/0। 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। मतलब कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो डीसी में? इनफाइनाइट, जिसकी वजह से वो सर्किट को हम बोल रहे हैं ब्लॉक कर देता है, ओपन सर्किट तरह काम करता है, ठीक है। एसी में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो ये वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आएगी, कम आएगी, ठीक है। और जब कम वैल्यू आएगी तो कुछ करंट फ्लो होगा, बट एक रेजिस्टेंस की तरह ये कम करंट फ्लो करने देगा, ठीक है। और ये फीचर ऐड करते हैं तुम्हारे एलईडी बल्ब में। अब मैं सिंपल एलईडी बल्ब का सर्किट दिखा रहा हूँ, एलईडी बल्ब सर्किट, ठीक है। सो मतलब सिंपल वाला दिखा रहा हूँ, बहुत सारे सर्किट होते हैं, ये भी है और उसमें कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, ये भी है, इसमें भी कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लिकेट नहीं, ये वाला तो कुछ नहीं है, ये वाला दिखाता हूँ, ठीक है, कलरफुल है। कॉपी इमेज। तो 220 वोल्ट एसी से तुम्हारा बल्ब जलता है घर में, है ना। तो यहाँ पे मेन्स इनपुट है 220 वोल्ट एसी, यहाँ पे 3 एलईडी लगी हुई है जिसको छोटा सा वोल्टेज चाहिए, कम वोल्टेज चाहिए, ठीक है। मान लो 12 वोल्ट चाहिए, 20 वोल्ट चाहिए, बट ये 220 है, तो करते क्या है, ये देखो कैपेसिटर इन सीरीज, उसके साथ एक रेजिस्टेंस भी लगाया हुआ है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, बेसिकली कैपेसिटर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये रेजिस्टेंस भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इन दोनों का जो भी एवरेज वैल्यू आएगा पैरेलल के हिसाब से वो मिलेगा, और यहां से तुम्हारा करंट कम हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। रेजिस्टेंस में हमने देखा था वोल्टेज डिवाइडर, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अब वोल्टेज कम हो गया, उस कम वोल्टेज के आगे ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, एसी था, ठीक है, पहले एसी 220 वोल्ट था, यहाँ पर क्या हो गया, एसी लेट से 30 वोल्ट हो गया, फिर इसके आगे वो क्या हो गया, डीसी हो गया, डीसी 30 वोल्ट हो गया, और ये डीसी 30 वोल्ट हमारे एलईडी को मिल गया, ठीक है। ये ऐसा डीसी 30 वोल्ट था, उसके साथ सीरीज में ये लगाया है, ये क्या है, सॉरी पैरेलल में क्या लगाया, कैपेसिटर, दिख रहा है? ये समझ में आया? मैं अभी अभी जो ग्राफ बना रहा था फिर से बना रहा हूं अच्छे से। इनपुट
220 वोल्ट एसी, ठीक है। यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होके 30 वोल्ट एसी, यहां पर 30 वोल्ट डीसी। इसके पहले कैपेसिटर पैरेलली कनेक्ट किया है, तो ये वेवफॉर्म फाइनली कैसा हो जाएगा, कैपेसिटर बोलेगा कि चार्ज स्टोर करके रख लिया है, जब तू गिर रहा है तो मैं तुझे डिस्चार्ज नहीं होने दूंगा। तो ये फाइनली ऐसा ऐसा नहीं होगा, ऐसा ऐसा होगा। इसमें रिपल ज्यादा है, इसमें रिपल कम है। तो ये पैरेलल में कैपेसिटर लगाने का फायदा क्या था, तुम्हारी एलईडी बंद चालू नहीं होगी, थोड़ी सी हल्की सी बंद चालू होगी, बट तुम्हें दिखेगा नहीं। ऐसा होता तो बंद चालू, मतलब यहाँ पे चालू रहता है, यहाँ पे बंद रहता है, यहाँ पे चालू रहता है, यहाँ पे बंद रहता है, ठीक है। बट ये वाला पार्ट आएगा नहीं, क्योंकि जब तुमने पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर करके रखा था, यहाँ पे जब वोल्टेज कम हो गया तो कैपेसिटर दे देगा, वोल्टेज ज्यादा हो गया तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, कम हो गया तो वोल्टेज। तो इस ग्राफ को मैं अच्छे से बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि जब ऐसा हो रहा है, कैपेसिटर ने खुद को यहाँ पे चार्ज कर लिया, ये इनपुट वोल्टेज है ब्लैक वाला, ठीक है, और रेड वाला कैपेसिटर का वोल्टेज है। कैपेसिटर ने चार्ज कर लिया, चार्ज स्टोर करके रखा था, बट अब ये वोल्टेज कम हो रहा है, इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे कैपेसिटर बोलेगा मुझसे ले लो, मुझसे ले लो, बट धीरे धीरे कैपेसिटर का वोल्टेज भी कम होने लगेगा। बट इस मोमेंट पे अब इनपुट वोल्टेज ज्यादा हो गया कैपेसिटर के वोल्टेज, तो कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगेगा। फिर इस मोमेंट पे फिर से बोलेगा मुझसे ले लो, मुझसे ले लो, मुझसे ले लो। इस मोमेंट पे फिर से चार्ज होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा, फिर बोलेगा मुझसे ले लो। तो फाइनल आउटपुट वोल्टेज कैसा दिखेगा अब, ऐसा। इनपुट वोल्टेज कैसा है, ऐसा। समझ में आया। तो दिस इज हैविंग मच लेस रिपल, मच लेस फ्लक्चुएशन, तो वो ज्यादा बेटर है, सही है। तो इसको मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट करने से ऐसा इनपुट आउटपुट में ऐसा हो जाता है, जो अभी मैं ड्रॉ करके दिखाना चाहता था। डीसी का इनपुट ऐसा हो जाता है, जितना कम फ्लक्चुएशन उतना अच्छा सिग्नल। ये भी बहुत अच्छा नहीं है, बट इससे तो अच्छा ही है, ठीक है। और बड़ा कैपेसिटर लगा दो, ये और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बट तुम पैसे और साइज के बीच में किसी एक लिमिट को बोलोगे कि इतना ठीक है, हेलो एलईडी के लिए इतना काफी अच्छा है, एलईडी चलेगा, ठीक है। तो कैपेसिटर को सीरीज में एसी में लगा के वोल्टेज ड्रॉप करके तुम एलईडी बल्ब में यूज करते हो। तो कैपेसिटर के ये सारे प्रैक्टिकल यूजेस हैं, ओके। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है अभी तक कैपेसिटर के बारे में, जो भी बता, क्या क्या पढ़ा हमने, कैपेसिटर चार्जिंग, कैपेसिटर डिस्चार्जिंग, ठीक है, कैपेसिटर पैरेलल सीरीज और कैपेसिटर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब कोर्स में धीरे धीरे हम लोग मोटर ड्राइवर जब आगे बढ़ेंगे तो कैपेसिटर बाद में आता जाएगा सर्किट्स में, और यूज क्या होगा, जो अभी भी पढ़ रहे थे इनमें से कुछ, कहीं पे वो वोल्टेज सपोर्ट करने के लिए रहेगा, कहीं पे डीसी ब्लॉक करने के लिए रहेगा, कहीं पे वो फिल्टर करने के लिए रहेगा, ठीक है। हाँ, तो अब अभी ने क्वेश्चन पूछा है कि फ्रिज रेक्टिफायर मतलब यहाँ पे जो ये सिग्नल था, उसके बाद एक कैपेसिटर लगाया था, दो लगाते तो पैरेलल में दो कैपेसिटर लगाया तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी और बड़ा आएगा, ठीक है। तो एक कैपेसिटर ने ये किया था, ठीक है, मतलब आउटपुट ऐसा आएगा। दो कैपेसिटर रहेंगे तो आउटपुट और स्मूथ हो जाएगा, ठीक है, मतलब सिर्फ ऐसा रहेगा, ये और स्मूथ है, मतलब ये सबसे कम स्मूथ, ये थोड़ा बेटर, ये थोड़ा और बेटर, समझ में आ रहा है। तो जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उतना ज्यादा अच्छे से फिल्टर करेगा, उतना ज्यादा बेटर तुम्हारा वो बनेगा, सर्किट बनेगा। मतलब दिस इज इक्विवेलेंट कि तुम्हारे घर में जितनी बड़ी टंकी, उतनी देर तक तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि एनएमसी का नल आया नहीं है, उतनी देर तक तुम्हारा टंकी तुम्हें सपोर्ट करता है, तुम्हारा नल कॉन्स्टेंटली उतना ही फोर्स में वाटर देगा जितना एनएमसी का देता है, एग्रीड। तो जितना बड़ा कैपेसिटर उतना बेटर होने वाला है वो, इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग द रिपल्स। रिपल मतलब ये जो अप डाउन होता है, इसको रिपल बोलते हैं। रिपल्स किसी भी सर्किट के लिए अच्छा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए, तो हम इसको कम करना चाहते हैं, करते कैसे हैं, पैरेलल में कैपेसिटर लगा देते हैं, ये रिपल ऐसा हो जाता है, ठीक है। जितना बड़ा कैपेसिटर है उतना स्मूथ हो जाता है, ओके। तो अभी तक जो भी डिस्कस किया, इसमें किसी को कुछ डाउट है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। कैपेसिटर के बहुत सारे टाइप्स देखे थे, थोड़ा थ्योरी देखा था कि फराड, माइक्रो फराड, साइज बहुत बड़ा होता है तो माइक्रो पिको फराड में होता है, ठीक है। Q इक्वल टू CV, मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स है, वोल्टेज बड़ा होगा तो चार्ज बढ़ेगा। फिर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, उनका रेटिंग वगैरह देख लिया था हमने, चार्ज करके देखा था, चार्ज करने पे हमने देखा था कि ठीक है रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। हाँ ठीक है, डिस्कस करते हैं, ओके। तो
कैपेसिटर चार्जिंग के टाइम पे रेजिस्टेंस छोटा है तो ज्यादा करंट फ्लो होता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। रेजिस्टेंस बड़ा है तो कम करंट फ्लो होता है, आराम से डिस्चार्ज होता है। ये चीज नोटिस की थी हमने, ठीक है। फिर इसके बाद हमने डिस्चार्जिंग भी करके देखा था, और फिर हमने वोल्टेज का इफेक्ट देखा था। सेम वैल्यू है बट अलग अलग वोल्टेज है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो हमने 220 माइक्रोफैराड के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, 25 वोल्ट और 63 वोल्ट, और दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम के लिए एलईडी को ऑन रखा था, ठीक है। तो हमें समझ में आया था कि देखिए वोल्टेज का ऐसे चार्जिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वोल्टेज से मैक्सिमम वोल्टेज जो दे सकते हैं उसको फर्क पड़ता है, ठीक है। फिर आज हमने कैपेसिटर को पैरेलल एंड सीरीज में कनेक्ट करके देख लिया, ओके। सो ये सब कैपेसिटर के बारे में बातचीत थी। अब अगर किसी को डाउट है तो कैपेसिटर का कुछ पूछो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ इंडक्टर। और यहाँ जाने से पहले आई थिंक कल वाले वीडियो में कैमरा समहाउ रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना। सो मेरे पास और भी रिकॉर्डेड सेशन है जहाँ पे ये कैपेसिटर के एक्सपेरिमेंट्स है, तो मैं वो पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, और तुम लोग वो देख के रिपीट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलर एक्सपेरिमेंट, सेम टाइप के एक्सपेरिमेंट्स है, जस्ट वीडियो अलग है, ओके। सो अब इंडक्टर, तो इंडक्टर के बारे में क्या क्या पता है, अनम्यूट करो, बोलो। तो मेरे पास यहाँ पे अमे है, अमे जो भी बोलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम लोग जो भी बोलोगे मैं अमे को बता दूंगा। टेल मी इंडक्टर के बारे में कुछ। और ये वाला सर्च जस्ट इंडक्टर क्या पता है, सुना है, देखा है इंडक्टर? सर नहीं देखा है। मल्हार ने नहीं देखा, ठीक है। आदित्य, शिवानी, तुम लोगों ने इंडक्टर देखा है? किसी ने नहीं देखा? चैट बॉक्स। शिवानी ने देखा है, ठीक है। आदित्य, अमीर, आदित्य ने भी देखा है कॉलेज टाइम में, अमीर ने भी देखा है, ठीक है। अब मैं भी दिखा देता हूँ, और देखते ही मल्हार को याद आ जाएगा कि मैंने भी देखा है, ठीक है। तो ये मल्हार ऐसी चीज देखी है कभी सर्किट्स में? सर एम्पलीफायर में देखा है। हाँ, वो क्या था? इंडक्टर था, ठीक है। अब इंडक्टर क्या करता है? सो शिवानी ने बोला इट इज लाइक अ कॉइल दैट स्टोर चार्ज, ठीक है। चार्ज स्टोर करता है क्या? नो सर। सो हमें, न- हाँ, तो क्या स्टोर करता है? बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहा हूँ। मैग क्या? बोलो, मैग। सो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, ठीक है। चार्ज मतलब लिटरली प्लस और माइनस चार्ज स्टोर करता है, आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्लो होते हैं, ये सब कुछ करता है वो, ठीक है। इंडक्टर चार्ज स्टोर नहीं करता, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, वो चार्ज के फॉर्म में करता है। इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में करता है। डिफरेंस समझा? तो दोनों का काम है एनर्जी स्टोर करना, कैपेसिटर का भी, इंडक्टर का भी, ठीक है। अब क्वेश्चन है, अगर दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों एनर्जी स्टोर करते हैं, किसी भी फॉर्मेट में करें, ठीक है। मतलब सिंपल है कि रोटी और चावल दोनों खाने की चीजें हैं, दोनों से पेट भरता है, तो फिर रोटी से ही काम चला लेते हैं ना, चावल पे क्यों काम चलाना है? या फिर चावल से काम चला लेते हैं, रोटी में मेहनत लगती है, गोल बनाओ, ठीक है, उसको बेलो, सेको। चावल का क्या है, डाल दो बस, पक गया। तो चावल से ही काम चला लें, दोनों का मोटो तो सेम है ना, मतलब चावल से पेट भरता है, रोटी से पेट भरता है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है, काम सेम है। अगर काम सेम है तो एक ही यूज करो, दूसरे का नीड क्यों है? तुम बताओ, चावल या रोटी या दोनों? क्या? ठीक है, अब मैं बोल रहा है न्यूट्रिएंट्स अलग अलग होते हैं, इसलिए तुम चावल और रोटी दोनों खाते हो, ठीक है। साउथ में तो रोटी बहुत कम चलती है, वहां पे तो चावल ही खाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना।
न्यूट्रिशनल वैल्यू इज डिफरेंट, इसलिए तुम दोनों खाते हो। अच्छा, तो अगर ऐसा लॉजिक है तो हम ठीक है मान लो रोटी और चावल का लॉजिक है बिकॉज न्यूट्रिशनल वैल्यू इज डिफरेंट। तो कैपेसिटर और इंडक्टर का क्या लॉजिक है? अल्टीमेटली तो एनर्जी से फर्क पड़ रहा है। तो अगर जैसे मैंने बोला, मैंने एक टर्म यूज किया था, मैंने बोला था कि दोनों से पेट भरता है, तो तुमने उसके रिप्लाई में दिया कि हम दोनों अलग अलग खाते हैं क्योंकि दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अलग है। मतलब सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, सिर्फ एनर्जी ही फैक्टर नहीं है, ठीक है? एनर्जी दोनों सेम है, दोनों से पेट भरता है, बट न्यूट्रिशन भी फैक्टर है जो कि दोनों में अलग अलग होता है। समझ में आया? तो वैसे ही कैपेसिटर भी एनर्जी सेव करता है, इंडक्टर भी एनर्जी सेव करता है, दोनों करते हैं, बट एनर्जी इज नॉट द ओनली फैक्टर, दोनों कुछ और भी एक्स्ट्रा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटर फिल्टरिंग का काम भी तो कर रहा था ना, इंडक्टर करता है क्या? अगर इंडक्टर नहीं करता तो वहां पे जहां पे फिल्टर की नीड है कैपेसिटर यूज करना पड़ेगा, इंडक्टर से नहीं चलेगा काम। समझा? तो मैं और सिंपल कर देता हूँ, ठीक है? सिंपल ये कि अभी अभी हमने कैपेसिटर पढ़ा था, तो कैपेसिटर बेसिकली क्या था? तुमने इनपुट दिया प्लस माइनस, तुमने दिया 5 वोल्ट, सही है? जब ये इनपुट कम होना चाह रहा है, मतलब चेंज होना चाह रहा है, 4.8 होना चाह रहा है, तो तुम्हारा कैपेसिटर बोलता है नहीं, नहीं होने दूंगा। सही है? सपोर्ट करता है, वो बोलता है नहीं 5 है तो 5 रहना, मैं दे रहा हूँ ना तुझे। सही है? तो मतलब कैपेसिटर डेल्टा वी मतलब चेंज इन वोल्टेज, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, वो बोलता है नहीं, चेंज नहीं होना है। इंडक्टर जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये चेंज इन करंट को अपोज करता है। ये एनर्जी क्या बोलते हैं, चार्ज के टर्म्स में स्टोर करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में? तो एनर्जी स्टोर हो जाती है दोनों से। बट एक और बिहेवियर है कि कैपेसिटर चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, इंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज करता है, और इसकी वजह से इंडक्टर के कहीं कहीं पे अलग यूज है, इसके अलग यूज है। तो जहां पे अगर चार्ज स्टोर करने की बात होगी, जैसे कि अडाप्टर के सर्किट में तुम चाहते हो कि 5 वोल्ट चेंज ना हो, तो कैपेसिटर यूज करेंगे, ठीक है? कहीं कोई और सर्किट है जहां पे तुम्हें सिर्फ एनर्जी से मतलब है, वोल्टेज से मतलब नहीं है, करंट से मतलब नहीं है, तो दोनों एनर्जी स्टोर करते हैं, तब भी कैपेसिटर यूज करते हैं, क्योंकि एनर्जी स्टोर करना है तो कैपेसिटर सस्ते में कर देता है, कम साइज में कर देता है, इंडक्टर ज्यादा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल रोटी और चावल दोनों पेट भरने से मतलब है, अगर न्यूट्रिशन से फर्क नहीं पड़ रहा, आज के दिन मुझे खाना बनाना है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम से बना के इजी तरीके से खाना है, तो रोटी में बहुत मेहनत होगी, पहले आटा सानो, ये करो वो करो, चावल इज इजी, तो तुम चावल बना लोगे, ठीक है? तो चावल इजी भी है तो तुम चावल बना लोगे। तो वैसे ही अगर सिर्फ एनर्जी से फर्क पड़ता है, तो ऐसे केसेस में इंडक्टर नहीं प्रेफर करता है, कैपेसिटर प्रेफर करता है, क्योंकि कैपेसिटर का फॉर सेम एनर्जी मतलब सेम अमाउंट ऑफ पेट भरने के लिए चावल बहुत ही इजीली बन जाता है, चावल का कॉस्ट कम होता है, रोटी मेहनत लगती है, ठीक है, कॉस्ट ज्यादा होता है, तो इंडक्टर का मेहनत मतलब साइज ज्यादा होता है, कॉस्ट ज्यादा होता है, ठीक है? तो एनर्जी के लिए सिर्फ स्टोर करने की बात है तो इंडक्टर नहीं यूज करते, इसलिए किसी भी सर्किट में सीक्वेंस ऐसा है, रेजिस्टेंस बहुत सारे यूज होते हैं, कैपेसिटेंस उससे कम, इंडक्टर सबसे कम। अगर नीड नहीं है तो इंडक्टर मत लगाओ, ठीक है? रेजिस्टेंस 1 रुपए का आता है तो लगा दो 3 रुपए होंगे, कैपेसिटेंस 2-3 रुपए का आता है, लगा दो 5-6 रुपए होगा, इंडक्टर 10-20 रुपए का आता है, तो कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है? तो इसलिए बहुत सारे सर्किट्स में तुम्हें इंडक्टर्स कम दिखेंगे, ठीक है? तो पहले मैं इंडक्टर बाय इंडिया लिख रहा हूँ, आर रह गया था, और यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखो ये इंडक्टर 10 रुपए का, ये वाला 11 रुपए का, ये वाला 16 रुपए का, ये वाला 16, ये 10 पीसेस 4 मतलब 48 रुपए का, तो 4.8 रुपीज का है। इसकी जगह मैं कैपेसिटर लिखता हूँ, कैपेसिटर तो मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ा है, उससे पहला छोड़ दो, दूसरा देखो, ठीक है, तीसरा भी देखो, ये 10 पीसेस 22 रुपए का है, मतलब 2.2 रुपीज का है, ये 10 पीसेस एक क्या है, कितना से दे रहा है? हाँ, कितना है क्वांटिटी में लिखी, ठीक है? सो एवरेज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर का कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है?
मतलब एक्चुअली कॉस्ट कंपेयर करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये जितनी एनर्जी सेव करेगा 16 रुपए में, 15 रुपए में, ये वाला इतनी एनर्जी सेव करने वाले इंडक्टर का कॉस्ट दिखाऊं, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 2225 वोल्ट, ठीक है। इस टाइप का इंडक्टर उतनी एनर्जी सेव करेगा, और वो इतना महंगा है कि डायरेक्टली मिल भी नहीं रहा। पहले तो शॉपिंग में जाके देखते हैं, मिल जा जैसे ये 25 रुपए का है, अभी भी ये 220 माइक्रो एमजी है और 2200 था, समझ में आया। तो उससे कंपेयर करो तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इंडक्टर का साइज और कॉस्ट दोनों ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इंडक्टर को अवॉइड करना है, ठीक है। इसके अलावा एक रीजन और जिसकी वजह से इंडक्टर को अवॉइड करना है, वो है, जस्ट हमने क्लियर है, हाँ, ये चार्ज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर। तो जो भी एनर्जी स्टोर हुई है वो इसके अंदर ही रहती है। ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, सही है। तो ऐसा कॉइल है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर नहीं रहती, बाहर भी जाती है। ऐसा होता है कि आप मैग्नेट यहाँ रखा है तो सिर्फ यहीं पे अट्रैक्ट करेगा, इधर नहीं करेगा, इधर नहीं करेगा। तो मैग्नेट तो आजू बाजू में अट्रैक्ट करता है, राइट। तो वैसे ही इसका मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में भी फैलता है, और सराउंडिंग में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है तो उसके साथ इंटरफेयर करता है, उसकी लाइफ कम हो जाती है, समझ में आया। तो इसकी वजह से भी इंडक्टर को जनरली अवॉइड करता है कि इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा, इंडक्टर यूज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो सराउंडिंग के कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम होगी। तो जब तक एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंडक्टर लगना ही है, तब तक इंडक्टर को अवॉइड कर देते हैं, ओके। सो अब इंडक्टर के बारे में देख रहे हैं। तो अभी तक जो भी बोला, इसमें किसी को कुछ पूछना है? यस नो अबाउट इंडक्टर, मैंने कुछ कुछ बेसिक्स बताए इंडक्टर के, अब थ्योरेटिकली देख लेंगे कि इंडक्टर क्या होता है। तो अभी तक जो भी बोला, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। डाउट, नो डाउट, ओके। सो अब इंडक्टर देखते हैं थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली मतलब बाय डेफिनेशन थोड़ा सा, सो दैट एवरीथिंग गेट्स कवर्ड, ठीक है। सो इंडक्टर अल्टीमेटली क्या है? कॉइल। कॉइल का मतलब वायर जिसको ऐसे वाइंड किया है या फिर ऐसे वाइंड किया है, कैसे भी वाइंड करो, बट घूमना इंपॉर्टेंट है, कॉइल होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तुम किसी भी वायर को ऐसे वाइंड कर देते हो तो वो इंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है, डिपेंडिंग कि कितना डायामीटर है वाइंडिंग का और कितनी बार वाइंड किया है, ठीक है, बीच में कितना गैप है, इन सबके हिसाब से उसके इंडक्टेंस की कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट इंडक्टर बन जाता है, ठीक है। इंडक्टर को कॉइल भी बोलते हैं, चोक भी बोलते हैं, रिएक्टर भी बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन नीड, ठीक है। तो पहला असाइनमेंट मैंने जो दिया था, बोला था कि फैन में कैपेसिटर का क्या यूज है, ये पढ़ के आना। अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। पुराने टाइम पे ट्यूबलाइट होती थी, तो पुराने टाइम का जो ट्यूबलाइट होता था, इमेजेस में जाते हैं पहले, मतलब ये, ठीक है। इन ट्यूबलाइट के साथ सीरीज में एक चोक लगाते थे और उसको बोलते थे चोक है। सुना है, देखा है? मतलब अभी वाली नहीं, आजकल जो ट्यूबलाइट्स आती है वो एलईडी वाली रहती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो वाली बात कर रहा हूँ जिसको तुम तोड़ते थे तो अंदर से हवा निकलती थी, ठीक है। मतलब ये वाली ट्यूबलाइट जो धीरे धीरे काली हो जाती थी, ठीक है। उसका अगर तुम लोगों ने सेटअप देखा होगा तो उसमें चोक रहता था। एक मिनट तो मैं ढूंढ लेता हूँ, मतलब अब इतने साल हो गए कि अब इमेज भी नहीं मिलती। ठीक है, नहीं मिल रही तो मैं ढूंढना छोड़ दूँ, कुछ नहीं। हाँ, याद आ गया, मैं सूर्या लिखूंगा तो आ जाएगा मुझको। ठीक है, तो आदित्य ने दिखा है ट्यूबलाइट, ठीक है। तो ये वाले ट्यूबलाइट की बात हो रही है, और इसका जो सेटअप आता था, ये ये है चोक, ठीक है। पुराने टाइम पे जो चोक आता था,
ये कुछ भी नहीं है, इसके अंदर खाली कॉपर का ऐसे वायर है, बहुत ही भारी रहता था, ठीक है, सिर्फ कॉपर का वायर है। तो फैन में कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, ट्यूबलाइट में चोक क्यों लगाते हैं, ये तुम्हें ढूंढना है, पढ़ना है, समझना है और कल समझाना है मुझे, ठीक है। तो ये दो असाइनमेंट है जो तुम बताओगे। तो कैपेसिटर का एक प्रैक्टिकल यूज है, तुम सबके घर में फैन में लगा हुआ है, ठीक है। चोक का एक प्रैक्टिकल यूज था, उस टाइम पे ट्यूबलाइट में लगता था, उस टाइम पे लगता था। अभी यहाँ पे जो दिखा रहा है, जो इंडक्ट मतलब वहां पे जो चोक करता था, उस चीज को आजकल ये इलेक्ट्रिक चोक कर लेता है, ठीक है। अब वो इंडक्टर के बजाय, इतना बड़ा इंडक्टर लगाने के बाद बजाय एक सर्किट लगा देते हैं और वो सर्किट वो काम कर लेता है जो वो किया करता था, वो जो चोक, ठीक है। तो इंडक्टर कॉइल होता है जिसको चोक और रिएक्टर भी बोलते हैं। टू टर्मिनल वाला इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, स्टोर करता है एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। कब करता है, जब करंट फ्लो होता है, ठीक है। कैपेसिटर कब करता है, जब तुम उसको वोल्टेज देते हो तब करता है, ठीक है। इंडक्टर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड मतलब जो वायर है ना उनको ऐसे वाइंड करोगे तो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, इसलिए वो वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ठीक है। तो दिखा रहा हूं, तो ये वायर इतना चमक क्यों रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग है। तो जब तुम इसको ऐसे वाइंड भी कर दोगे तो सारे वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो अभी भी एक सिंपल सा लेंथ में वायर है, ठीक है। और मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, अगर मिल गया तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी, ये तो ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, यहाँ पे उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग है। इस केस में घिस के निकाल दिया तो प्लास्टिक की कोटिंग नहीं है, ये प्योर कॉपर है। इन दोनों को टच करोगे तो शॉर्ट हो जाएंगे, इन दोनों को टच करोगे तो शॉर्ट नहीं होंगे क्योंकि प्लास्टिक है, ओके। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को ऐसे वाउंड करके रखता है, तो क्या बनता है, इंडक्टर बनता है। और जनरली किसी कोर, कोर मतलब आयरन या उसके टाइप के मटेरियल के अराउंड वायर कर वाइंड करता है, तो उससे क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड और अच्छे से स्टोर होता है, सही है। तो उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। फिर बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी इंडक्टर के थ्रू तुम ऐसे करंट चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, एक वोल्टेज भी प्रोड्यूस होता है। अब इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए तुम सबके घर में वाटर पंप है क्या, हाँ या ना। चैट बॉक्स अनम्यूट, अम्मी के घर पे है, शिवानी के घर पे है। नहीं दिख रहा है इसमें। बेसिकली मैं देख रहा था कि कोई इमेज मिल जाए जिसमें स्पार्क दिखे। तो अगर तुम सबके घर में वाटर पंप है और तुमने अगर वाटर मोटर का बटन बंद चालू किया है कभी, तो स्पार्क दिखा है, मेरे को दिखा है और किसी को दिखा है, ऐसा स्पार्क आता है स्विच में, नोटिस किया है किसी ने। यस सर, मैंने किया है नोटिस। ठीक है, मल्हार ने किया है और आदित्य एंड शिवानी नहीं किया है, तो अपने घर में जाना, मोटर की पंप को बंद चालू करके देखना, 3-4 बार करोगे तो नोटिस होगा, ठीक है। सर क्यों होता है ऐसा? मोटर खराब है, स्विच खराब है, अब तो नहीं आना चाहिए ना, सही बात है कि नहीं, यस सर, यस यस। पक्का। नहीं सर, मोटर तो नहीं खराब हो सकती है, स्विच खराब होगा। ठीक है, मतलब जीआईएफ में कुछ मिल नहीं रहा। नहीं, तो करके ही देखना पड़ेगा शिवानी और आदित्य तुम्हें, वाटर पंप की मोटर का बटन बंद चालू करना और फिर नोटिस करना स्पार्क आएगा कि नहीं आया। मतलब हर बार नहीं आएगा, बट 10 बार करोगे तो 1-2 बार तो आराम से आएगा, ठीक है। कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बट बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं ये दिखेगा तुम्हें, ओके। तो क्वेश्चन है क्यों, मल्हार ने देखा है, अमीर ने देखा है। हो सकता है कि अमीर और मल्हार के घर में वाटर पंप खराब है, मोटर खराब है या स्विच खराब है, और शिवानी और आदित्य के घर पे स्विच और वाटर पंप दोनों नहीं है।
सर खराब। ऐसा भी हो सकता है कि घर पे ज्यादा लोग हो इसलिए भी स्पार्क हो। तो लोड से स्पार्क का क्या रिलेशन? बताओ तुम, मुझे नहीं पता, तुम सही बोल रहे हो सकता है तुम सही बोल रहे हो। क्योंकि एसी ये सब ऑन रहेगा हाँ तो ऑन करते समय उसमें लोड ज्यादा है तो सब स्पार्क कम होगा। पक्का? ठीक है, उदय। ठीक है, तब मैं बताता हूँ, मतलब यही बताऊंगा। फिर से देख रहा हूँ, अगर वीडियो मिल गया तो दिखाएंगे, नहीं तो बताऊंगा कि क्यों आता है। जैफ है क्या? नहीं, जैफ लिखना बाकी है। मतलब मैं कुछ कीवर्ड लिख रहा हूँ जो मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। खाली मैं देख रहा हूँ कि कहीं पे कुछ दिख गया। हाँ, ये पुराने टाइम पे ऐसे फ्यूज ऑन ऑफ कर देते, ये बीच में जो ये दिख रहा है ना, ग्रीन ग्रीन, वो बेसिकली स्पार्क है, चिंगारी निकल रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे निकल रही है, मतलब कनेक्ट डिस्कनेक्ट किया तो स्पार्क दिखा। जस्ट मिनट, बस कुछ सेकेंड्स और। सो दिस इज लाइक ओल्ड स्कूल मैकेनिकल स्विच है, ये वाला जो पार्ट है। नीचे किया तो ये दोनों कनेक्टर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, स्विच ऑन हो जाता है। और स्पार्क वाला पार्ट दिखा दो। हाँ, बस ये दिखा स्पार्क। क्वेश्चन है, हाँ, अब इतना गंदा नहीं आता, ये पुराने जमाने का स्विच है इसलिए ज्यादा आ रहा है। हमारे केस में बहुत ही छोटा सा स्पार्क आता है, बट आता है। ठीक है, तो क्यों आता है? सर तब बहुत पहले देखा था एक्चुअली ऐसा डब्बा रहता था हम्म, उसमें लाल बटन था तब जब दबाते थे और जब निकालते थे तब तो आता था। हाँ ठीक है। वैसे देखे तो सब मतलब स्विच ऑन ऑफ करते वक्त भी तो स्टार्ट होते ही है, इसलिए क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। तो आंसर है कि इंडक्टर करता है। तो किसी भी कॉइल में, अभी अभी हमने पढ़ा कि इंडक्टर चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, यहाँ पे जो थ्योरेटिकली लिखा हुआ था इसको समझाना है मुझे। ठीक है, उसी को समझाने के लिए ये सब बता रहा हूँ। ठीक है, सो इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, अभी यहाँ पे कोई वोल्टेज दिया है क्या? ये किस चीज का है? मान लो तुम्हारे मोटर के अंदर कॉइल है, मोटर के अंदर होता क्या है? कॉइल। ठीक है, कॉइल मतलब क्या? इंडक्टर। इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब मोटर से जो दो वायर बाहर आ रहा है उसके बीच में कॉइल है। बटन बंद है, कितना करंट फ्लो रहा है यहाँ पे? 220 वोल्ट एसी। ठीक है, ये स्विच ऑफ, कितना करंट फ्लो रहा है? जीरो। ठीक है, तुमने जैसे ही स्विच ऑन किया कितना करंट फ्लो होगा? अब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, बट इतना पता है कि जनरली मोटर ज्यादा करंट लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने बोल दिया मान लो 2 एम्पियर, तो अब 2 एम्पियर फ्लो रहा है, ये चेंज कितनी देर में हुआ? सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स? सही है, तो मतलब जैसे ही तुमने टच किया वैसे ही वो 0 से 2 एम्पियर हो गया। मतलब करंट में ऐसा चेंज आया। ठीक है, ऐसा भी नहीं, मतलब ऐसा चेंज आया। पहले 0 था, सडनली 2 एम्पियर हो गया। तो जब ये चेंज आया और ये चेंज वाला करंट, मतलब अब ये करंट तुम्हारे इंडक्टर के थ्रू फ्लो हुआ, तो इंडक्टर बोलेगा नहीं, नहीं चाहिए। ठीक है, इंडक्टर क्या करेगा? बोलेगा नहीं चाहिए मुझे करंट, पहले तो था नहीं, अब नहीं चाहिए। ठीक है, पहले देते तो मैं ले लेता था, बट पहले तो मुझे 0 एम्पियर दे रहे थे,
अभी अचानक से 2 एम्पियर दोगे, नहीं चाहिए। तो ये क्या करता है, बोलता है पूरे करंट को कि वापस जाओ, नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। और ये जो रिवर्स फोर्स लगाता है, ये फोर्स और स्ट्रॉन्ग लगाता है, तो वो बोलता है कि मैं 2 एम्पियर भेजा ना, रुक जाओ। तो इसके रिप्लाई में वो एक बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही छोटे टाइम के लिए, बहुत ही हाई करंट रिप्लाई में भेजता है। तो 2 एम्पियर सिर्फ इतना ही था उसके रिप्लाई, मतलब 2 एम्पियर इतना ही था उसके रिप्लाई में, उसने 20 एम्पियर भेज दिया बहुत ही छोटे टाइम के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, इसी वायर में आप 2 एम्पियर वापस से 2 एम्पियर के वायर में 20 एम्पियर वापस रिटर्न जाएगा। और अगर यहाँ पे थोड़ा भी एयर गैप रहा तो वो 20 एम्पियर हवे से फ्लो होगा, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा है। एक्चुअली करंट 20 एम्पियर जो मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली वो ये करंट नहीं, एक बहुत हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। तो तुम्हारे 220 वोल्ट ने 2 एम्पियर फ्लो कराना चाहना, तो मतलब इज लाइक करंट कौन फ्लो करवाता है, वोल्टेज, ठीक है। तो इंडक्टर बदला किससे लेगा, जिसने फ्लो करवाना चाहा, ठीक है। तो वोल्टेज 220 वोल्ट ने बोला कि 2 एम्पियर फ्लो हो जा, तो वो इंडक्टर 220 वोल्ट से गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि तूने ऐसे कैसे फ्लो करवाया, मेरा जीरो था ना, मुझे जीरो रहना है, तो तूने मुझे फ्लो करवाया, तो रुक मैं तुझे रिप्लाई देता हूँ। और वो 220 के रिस्पेक्ट में 2000 वोल्ट प्रोड्यूस कर देता है थोड़े टाइम के लिए। और जब इतना हाई वोल्ट प्रोड्यूस होता है तो यहाँ से करंट फ्लो होता है, यहाँ पे अगर थोड़ा भी एयर गैप रहा तब ये करंट हवा में से फ्लो होगा, जिससे हम स्पार्क बोलते हैं। स्पार्क इज लाइक करंट के मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू एयर, ठीक है। तो जो भी इंडक्टिव डिवाइस होंगे उन डिवाइसेस से नहीं दिखेगा जहां पे कॉइल नहीं है। मोटर में कॉइल है, पानी की मोटर में बड़ा कॉइल है, ठीक है। तुम्हारे फैन में कॉइल है, फैन में छोटा कॉइल है, तो फैन में कम दिखता है, बट फैन में भी दिखेगा, ठीक है। तो क्यों दिखता है, जब तुम बटन चालू करते हो उस टाइम पे 0 से 2 एम्पियर पे गए, उसके रिस्पेक्ट में उसने 220 वोल्ट प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और जब तुम बटन बंद करोगे फिर से वही होगा, बटन बंद करोगे तो क्या होगा, 2 एम्पियर फ्लो हो रहा था, धीरे धीरे पहली बार उसने अपोज कर दिया 2000 वोल्ट देके, इसके रिप्लाई में 221 ने बोला कि नहीं, ठीक है, मेरे फ्लो करवाना है। ये दोनों आपस में झगड़ेंगे, थोड़ी देर बाद ये हार जाएगा, और फिर हार जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तब धीरे 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 करंट फ्लो 2 एम्पियर होने लगेगा, ठीक है। ये सब कुछ विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिली सेकंड हो जाता है, ठीक है। विद इन फ्यू मिली सेकंड ये सब कुछ हो जाता है, ठीक है। कि पहले मिली सेकंड में इसने 220 वोल्ट में फ्लो कराना चाहा, ठीक है, फर्स्ट मिली सेकंड में इसने रिप्लाई में 2000 वोल्ट दे दिया, फिर थर्ड मिली सेकंड में इसने बोला कि नहीं मेरे को फ्लो करवाना ही है, तो फिर अब ये थोड़ा सा कम रिप्लाई करेगा, 1800 वोल्ट कर देगा। फिर ऐसे कम कर करके धीरे धीरे लेट से 10th मिली सेकंड या 100 मिली सेकंड में धीरे धीरे अब 2 एम्पियर फ्लो होने लगा। अब ये फ्लो हो रहा था, सडनली तुमने बटन बंद कर दिया, मतलब अब करंट बंद हो जाना चाहिए। तो अब क्या होता है, अब ये बोलता है नहीं 2 एम्पियर फ्लो हो रहा था, मुझे 2 एम्पियर चाहिए, ठीक है। तो अब ये फिर से रिवर्स वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। पहले इसने यहाँ पे करंट फ्लो करने के लिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्रोड्यूस किया था, अब ये उल्टा कर देगा, फिर से वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा और यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्रोड्यूस करेगा, और फिर से हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगा और एयर गैप है तो स्पार्क दिखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खाली बंद करते टाइम तुम्हारा स्विच जब इतने गैप में था उस टाइम पे अगर ये सब कुछ हो गया तो दिख जाएगा। गैप ज्यादा हो गया वो सब कुछ होने से पहले, तो इतना सारा गैप में वो स्पार्क जंप नहीं कर पाएगा, तब नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए जब तुम 10 बार बंद चालू करोगे तो 2-3 बार तुम्हें दिखता है, ठीक है। तो इंडक्टर बेसिकली क्या करता है, चेंज इन करंट को अपोज करता है, बोलता है मुझे करंट चेंज नहीं चाहिए, ठीक है। और तुम चेंज करोगे तो मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा, तुम मुझे झापड़ मारोगे मैं तुम्हें झापड़ मारूंगा, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देता है, और ये जो रिवर्स वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है इसे हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। लिखा तो है, इधर देख लो, हमारे पास एक अच्छा वीडियो है, थोड़ी देर में देखेंगे, बट उससे पहले एक सिंपल वीडियो मिल जाए, और ये वाला उन्होंने करके नहीं दिखाया, मतलब ये थेरोटिकल वीडियो है। थेरोटिकल इज लाइक कि बंद चालू होगा तो यहाँ पे वैल्यू दिखेगी। मैं चाहता था कि एलईडी ऑन ऑफ होते हुआ दिखे तो तुम्हें समझ में आए, जैसे कि ये ऊर्जा टर्न ऑन, हाँ, ठीक है। तो स्विच ऑन किया तो एलईडी
थोड़ी देर बाद, मतलब बेसिकली थोड़ी देर ये सीरीज में है, अगर ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ से ये सीरीज में है, यहाँ से ये सीरीज में है, ठीक है। तो बेसिकली ये सर्किट क्या कर रहा है, जब भी मैं ऑन ऑफ करूंगा उस टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए एलईडी ऑन ऑफ होती है, ठीक है। एलईडी को बेसिकली क्या करता है, ये बैक ईएमएफ जो भी होता है उससे ही ऑन ऑफ हो रहा है। मैंने ऑन किया, इससे करंट यहाँ फ्लो होने तक, जब तक यहाँ फ्लो नहीं हुआ, इसने अपोज किया, इसने अपोज किया तो यहाँ पे जाने का रास्ता नहीं था, तो एलईडी के थ्रू गया, एलईडी के थ्रू गया तो एलईडी ऑफ हुई। ऑफ किया तो ऑफ करने के बाद तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई थी, एलईडी चालू ही नहीं होनी चाहिए थी। तब क्या हुआ, इसने जो वोल्टेज प्रोड्यूस किया उससे ये चालू हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा एक वीडियो हमारे पास है, आराम से अच्छे से उसमें प्ले करके देखेंगे, देखते हैं ये प्ले होता है क्या, जेएफ ये होता है क्या, हाँ, ठीक है। जैसे ही चालू किया तो तुरंत नहीं चालू हुआ, इंडक्टर ने करंट को अपोज किया तो धीरे धीरे करंट फ्लो हुआ और लास्ट में जाके एलईडी ऑन हुई, ठीक है। तो करंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली, ये वो बता रहे थे। और ये वो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे ड्रॉ करके दिया हुआ है कि अगर तुम सडनली ऑफ करते हो तो बीच में स्पार्क आता है, ठीक है। तो ये सब हम इसलिए देख रहे थे क्योंकि यहाँ पे पीपीटी में ये सब लिखा हुआ था, जस्ट। तो कभी भी किसी भी इंडक्टर में अगर चेंजिंग करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब चेंजिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, मतलब बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जब तुम वोल्टेज सॉरी स्विच ऑन करते हो तब चेंज हुआ था ना 0 से 2, तो चेंजिंग मतलब करंट फ्लो में चेंज हुआ था, ठीक है। जब ऑफ किया तो 2 से 0 गया, फिर से चेंज हुआ, तो ऐसे मोमेंट्स में तुम्हारा इंडक्टर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इंडक्टर्स को हम कैटेगराइज कर लेते हैं। तो पहली चीज, इंडक्टर्स को हेनरी में मेजर करते हैं, ठीक है। हेनरी भी बड़ी यूनिट होती है, तो जनरली हम माइक्रो हेनरी, मिली हेनरी में यूज करते हैं, ठीक है। हेनरी का इंडक्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, ओके। तो ये इसकी यूनिट है और एक साइंटिस्ट के नाम पे है जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारा काम किया था, ओके। सो हेनरी इज लाइक यूनिट ऑफ द इंडक्टर। अब इसके अलावा यूज टू स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने अभी तक देखा था, ओके। अब टाइप फिक्स्ड और वेरिएबल, जैसे हमने रेजिस्टर्स के देखे थे कि फिक्स्ड इंडक्टर है या वेरिएबल इंडक्टर है। फिक्स्ड है तो उसमें दो ऑप्शन है, फेराइट कोर है या एयर कोर है, मतलब एक कॉइल जिसमें बीच में हवा है, एक कॉइल जिसके बीच में मैंने आयरन डाल के रखा है, आयरन का एक टाइप फेराइट वाला। इसका इंडक्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, इसका कम होता है, इसका कॉस्ट कम होता है, इसका कॉस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि फेराइट का कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो फिक्स्ड वाले में ऐसे दो टाइप मिल गए, फेराइट वाले और एयर कोर वाले। वेरिएबल में दो टाइप है, एक स्लग्ड टर्न है और एक टैप्ड है, ठीक है। स्लग टर्न में बेसिकली क्या होता है, अगर ये इंडक्टर है, इसके अंदर ये फेराइट डालने से इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो अगर मैंने ये फेराइट को थोड़ा सा बाहर निकाल दिया तो वैल्यू कम हो जाएगी, पूरा बाहर निकाल दिया तो वैल्यू और कम हो जाएगी। तो स्लग टर्न बेसिकली क्या है, इसको तुम घुमा के स्क्रू की तरह बाहर निकालते जाओ, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, उल्टा घुमाओ अंदर जाते जाएगा, वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। फिर टैप्ड वाले में क्या होता है, ऐसे कॉइल है 3-4 पार्ट में, ठीक है। तुमने यहां से यहां टच किया, इतना ही सीरीज में आया, यहां से यहां टच कर दिया तो इतना सीरीज में आया। अब ज्यादा वाइंडिंग सीरीज में आई तो मतलब ज्यादा इंडक्टेंस है, ठीक है। तो ऐसे दो टाइप के, हाँ पोटेंशियोमीटर टाइप में, ऐसे दो टाइप के वेरिएबल इंडक्टर होते हैं, एक जिसमें तुम कोर मूव करते हो और एक जिसमें तुम वायर की लेंथ चेंज हो जाती है कि तुमने कहाँ घुमाया उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये बेसिकली जनरल कैटेगराइजेशन था। एक कैटेगराइजेशन है जिसमें तुम बोलते हो कि ठीक है स्पेसिफिकेशन क्या है, टॉलरेंस मतलब एरर कितना है, पावर रेटिंग, जैसे हमने रेजिस्टेंस में देखा था 1/4 वॉट का रेजिस्टेंस होता है, हाफ वॉट का होता है, 1 वॉट का होता है, 2 वॉट का होता है, 5। वैसे इसमें भी पावर रेटिंग्स के हिसाब से तुम कैटेगराइज कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कर सकते हो। रेजिस्टेंस में भी हमने देखा था एक थ्रू होल होता है और एक एसएमडी होता है, एसएमडी जो ऊपर ऊपर सोल्डर हो जाता है, थ्रू होल जिसके लिए होल करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे भी तुम्हारे पास थ्रू होल, पीटीएच मतलब प्लेटेड थ्रू होल बोलते हैं, और एसएमटी मतलब सरफेस माउंट टर्मिनल्स, ठीक है। तो एक ही चीज है एसएमडी और थ्रू होल। तो एसएमडी डिवाइस हो सकता है, थ्रू होल डिवाइस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे तुम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हो। और फिर एक मॉडल भी लिखा हुआ है, मॉडल इज लाइक हमने ये देखा था कि कैपेसिटेंस अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, कैपेसिटेंस का खुद का रेजिस्टेंस भी तो होगा, तो आइडियली कैपेसिटेंस खुद के रेजिस्टेंस के साथ एग्जिस्ट करता है। वैसे ही तुम्हारा जो इंडक्टर है वो भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इंडक्टर के साथ इंडक्टर का रेजिस्टेंस भी तो रहेगा क्योंकि वायर है,
वायर है तो उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो उस मॉडल के हिसाब से तो ऐसे हम इंडक्टर्स को बेसिकली कैटेगराइज कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि इंडक्टर्स को हेनरी में मेजर करता है, मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है, फिक्स्ड हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, फिक्स्ड में एक फेराइट या एक हो सकता है, वेरिएबल में तो वायर की लेंथ चेंज कर सकते हो या फेराइट कोर का जो भी इंटरफेरेंस हो रहा है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर टॉलरेंस, पावर रेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तुम्हें अलग अलग टाइप के इंडक्टर मिल जाएंगे और उनको मॉडल करने के लिए तुम जनरली रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज में दिखा के मॉडल कर सकते हो कि इंडक्टेंस ऐसा होता है। अब सिंबल वाइज देखेंगे तो ऐसे अलग अलग सिंबल्स जनरली यूज करता है, कंपलसरी नहीं है, बहुत बार नहीं करता है। ये फिक्स्ड इंडक्टेंस है, ये वेरिएबल है, ठीक है। ये एक कैटेगरी होगी। दूसरा कैटेगरी है कि कोर के हिसाब से ये तो ये कैटेगराइज किया फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ये कैटेगराइज किया कि अंदर क्या है। तो ये फिक्स्ड है, एयर कोर वाला है, ये फिक्स्ड है, एयर कोर वाला है, ये भी फिक्स्ड है बट ये आयरन कोर वाला है, ये फिक्स्ड है, फेराइट कोर वाला है। आयरन और फेराइट में डैश का डिफरेंस है, कंटिन्यूस मतलब आयरन, डैश है मतलब फेराइट, ठीक है। तो मतलब फिक्स्ड एक कैटेगरी हो गई। ये तीनों फिक्स्ड टाइप के इंडक्टर्स हैं, एयर कोर, आयरन कोर, फेराइट कोर। एयर कोर का कॉस्ट सबसे कम होगा, इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा और वेट बहुत ज्यादा रहेगा, इसका कॉस्ट सबसे ज्यादा रहेगा बट वेट थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। इन दोनों की साइज कम रहेगी, इसकी साइज ज्यादा रहेगी, ओके। अभी ऐसे इंडक्टर भी दिखते हैं, ऐसे भी दिखते हैं और भी बहुत सारे टाइप के दिखते हैं, थोड़ी देर में हम उनकी इमेजेस देखते हैं, ठीक है। सो एक मिनट दो। तो थोड़ी देर बाद इस इमेज पे आता हूँ, पहले इसमें आता हूँ, ठीक है। तो ये सारे इंडक्टर जैसे इंडक्टर हैं, इसके ऊपर ये फेराइट फील्ड पे वायर माउंटेड है, ये भी इंडक्टर है। इसमें एक इसको टोरॉइडल बोलते हैं, ठीक है। एक क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल डिस्क है फेराइट की, उसके ऊपर वायर माउंटेड है। ये भी फेराइट का मटेरियल है, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है सब फेराइट है, ठीक है। ये छोटे, इसमें भी फेराइट है, ऊपर जो ब्लैक दिख रहा है वो डबल कोटिंग है। ये भी इंडक्टर है, ये भी इंडक्टर है। ये रेजिस्टेंस जैसा दिखता है, इसकी वैल्यू भी रेजिस्टेंस जैसे मेजर करता है वैसे ही करना रहता है, ठीक है। ये असेंबली वर्जन इंडक्टर्स है, ठीक है। ये भी असेंबली इंडक्टर है जिसमें कॉइल बाहर है, ये सील्डेड है मतलब कॉइल नहीं दिखेगी, ये अनसील्डेड है मतलब कॉइल दिखेगी। ये भी असेंबली है, ये भी असेंबली है, ठीक है। फिर ये एयर कोर इंडक्टर है, इसमें आयरन भरा हुआ दिखा रहा है, इसमें फेराइट दिखा रहा है। ये है बॉबिन बेस बट इसमें भी ये फेराइट पे माउंटेड है। ये वेरिएबल इंडक्टर है, जहां मूव करोगे उतनी लेंथ जो भी बीच में आ रही है उतना इंडक्टेंस वैल्यू दिखेगा, ये असेंबली है, ठीक है। और भी देख लेते हैं, ऐसे बहुत सारे शेप्स में इंडक्टर एग्जिस्ट कर सकता है। द होल पॉइंट इज कि घुमाना है, जिस शेप में घुमा पाओ, जैसा घुमा पाओ उस टाइप का इंडक्टर बन जाएगा। ये सारे आयरन सॉरी एयर कोर इंडक्टर्स हैं, ठीक है। अब अभी तक मैं जो अवॉइड कर रहा था वो इमेज दिखाता हूँ, जैसे कि पहला वाला जो भी था वो ये ये सब भी इंडक्टर है, ठीक है। ऐसा कहीं पे देखा है क्या? तुम में से किसी ने देखा है? आदित्य, शिवानी, मल्हार, कहाँ देखा है? हाँ, तो इंडक्शन हीटर में देखा होगा, हम ये बोल रहा है। और कहीं पे देखा है क्या किसी ने? कहाँ देखा है, याद करो। सर फिर से बोलिए, क्या बोलिए? मतलब इस टाइप का इंडक्टर कहाँ देखा है ऐसा, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है? क्रोम वायर। तो एक जो इंडक्शन हीटर खरीदते हैं घर में लोग हीट करने के लिए, उसमें जो कॉइल होती है वो ऐसी रहती है, ठीक है। मतलब सर निक्रॉन वायर रहती। नहीं, वो हीटर अलग। एक हीटर जो हम लोग ये वाला, ये देखा है, इसमें हीटिंग यस कैसे सर, होती है, नीचे एक यस सर कॉइल देखा होता है। है, कॉइल में वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वो ऊपर वाले में एडी करंट जनरेट करता है, इन सब से। देखा है सर।
इसके अंदर क्या होता है, मैंने ओपन लिखा, ओपन में ये दिख गया, ठीक है। तो उसके अंदर है क्या, कॉइल है, कॉइल है मतलब इंडक्टर है, सही है। कॉपर फिर कॉइल। RFID, हाँ कॉपर कॉइल, कॉपर कॉइल मतलब इंडक्टर, ठीक है। RFID कार्ड, उसके अंदर क्या है, कॉइल है, ठीक है। ये RFID टैग है जो मॉल्स में कपड़ों पे चिपका के रखते हैं, छोटा सा स्टिकर है, कॉइल, कॉइल मतलब इंडक्टर, राइट। तो इंडक्टर्स, तुम्हारा जो वायरलेस चार्जर आता है उसके अंदर भी, तो उन सब जगहों पे भी इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी यूज करी है, थोड़ी अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब ये क्या है, देखना मैंने बहुत देखे रहता है। क्या है, व्हाट इज दिस, आयरन सेक्स वाला है, क्या है नाम। तो ये है छोटा सा ट्रांसफॉर्मर, तुम में से किसी ने नहीं देखा, ट्रांसफॉर्मर मतलब जल्दी टाइप किया तो स्पेलिंग मिस्टेक, बट लेट मी गो हियर, ट्रांसफॉर्मर बाय इंडिया, यही चीज है वो, ठीक है। 12012 500 मिलियम हम कल या परसों में ट्रांसफॉर्मर यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो रियल लाइफ में देख लेंगे। बट ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या रहता है, पर कॉइल, इंडक्टर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल ही है म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। तो वो भी ट्रांसफॉर्मर है जो अभी अभी मैंने दिखाया, उसके अलावा ये भी ट्रांसफॉर्मर है, जस्ट ये भी ट्रांसफॉर्मर है, ये भी ट्रांसफॉर्मर, ये असेंबली ट्रांसफॉर्मर है, ये नॉर्मल पीसीबीज में, छोटे पीसीबीज में यूज करते हैं, ये वो ट्रांसफॉर्मर है। ये सारे इंडक्टर है, असेंबली इंडक्टर है, ठीक है। ये एयर कोर है, ये सील्डेड है थ्रू होल, ये फेराइट बीट सील्डेड है, ठीक है। तो इंडक्टर्स के बहुत सारे टाइप आएंगे, जिसमें से सबसे कॉमन इंडक्टर जो तुम आजू बाजू देख लोगे वो है ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद आजकल RFID कार्ड, NFC कार्ड, ये सब में जो भी चलता है वो, ठीक है। अब इसके अलावा ये दिखाना था कि ये जो रेजिस्टेंस जैसा दिखता है ना, वैसा भी एक इंडक्टर आता है, ठीक है। तो लेट मी सर्च फॉर इट, ऐसा, ये रेजिस्टेंस नहीं है, दिखता रजिस्टर की तरह है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, जनरली इंडक्टर का शेप ऐसा हो जाता है, रजिस्टर का शेप ऐसा रहता है, ठीक है। बट तुम देख के नहीं बता सकते, फाइंड आउट करने का अलग मेथड रहता है, तो वी विल फिगर आउट कि कैसे। बट ये एक इंडक्टर है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या है, इस पिन से एक बहुत ही पतले वायर से कॉइल है जो इस पिन तक आ रहा है, और इस कॉइल का इंडक्टेंस कितना है, 1 माइक्रो हेनरी, ठीक है। तो छोटी वैल्यू के इंडक्टर्स ऐसे भी मिलते हैं क्या, से कलर हाँ। व्हाट इज द वैल्यू, उसके लिए उस पर कलर कोड होता है, ठीक है। सो दिस इज द इंडक्टर, राइट। उसकी वैल्यू ये कलर कोड देख के तुम्हें समझ में आएगा, ओके। सो इंडक्टर के इतने सारे टाइप्स, लेट मी सर्च फॉर वन, मतलब मैं ढूंढता हूँ, मेरे पास फिजिकली जो वाला है वो दिखाता हूँ। जस्ट मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल गया। तो खाली देखने के लिए ही, बट तुम लोग की कितनी, ये दो इंडक्टर रहेंगे, दोनों की वैल्यू अलग है, ठीक है। बट ये दोनों दिख रजिस्टर जैसे रहे, बट दीज बोथ आर इंडक्टर, ठीक है। जस्ट टू प्रूव इट, कॉपर कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत ही कम रहेगा, तो यहाँ पे मैं 2200 ओम पे रख रहा हूँ,
ठीक है, एरो को, एंड लेट्स मेजर द रेजिस्टेंस। दिख रहा है 1.5 1.3 ओम्स। इस पे कलर कोड रीड करोगे तो कलर कोड बोलेगा कि नहीं, इसकी वैल्यू तो कुछ और होनी चाहिए थी। तो ये वैल्यू देख के, तो इफ आई सी, इस पे कलर कोड है कि ब्राउन ब्लैक ब्लैक, मतलब 100, ये 10 ओम्स होना चाहिए था, बट ये है कितना, 1.5, मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, ये 10 माइक्रो हेनरी का रेजिस्टर है, सॉरी इंडक्टर है। सिमिलरली इसका इंडक्टेंस वैल्यू 2.3। इसका कलर कोड क्या बोल रहा है, ब्राउन ब्लैक ब्राउन, मतलब 101, मतलब 100, ये 100 माइक्रो हेनरी का है, रेजिस्टेंस 2 ओम्स है, राइट। तो ऐसे रेजिस्टेंस जैसे दिखने वाले यूनिट्स को हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करके फिगर आउट कर सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस या इंडक्टर है, ठीक है। अभी मैं रेजिस्टर के साथ दिखाता हूँ सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। ये इंडक्टर है, ये दोनों, और ये रेजिस्टर है। सो जनरली सेम टाइप के दिखते हैं। अभी खाली ये कम वॉटेज का है तो इसका साइज छोटा है, ज्यादा वॉटेज का होता है तो साइज बड़ा होता है, ओके। सो ऐसा दिखता है। हम कल वाली क्लास में तोड़ के भी देख लेंगे कि एग्जैक्टली जैसा दिखता है, या अंदर क्या होता है, बेसिकली एग्जैक्टली जैसा दिखता है वो नहीं, अंदर क्या होता है ये हम तोड़ के भी देखेंगे, ओके। सो इंडक्टर्स थोड़े कम यूज होते हैं, ठीक है। इंडक्टर के साथ प्रैक्टिकल करने के लिए थोड़ी सी क्रिटिकलिटी रहेगी, रेजिस्टेंस वगैरह बहुत कम रहता है, ठीक है। जो मैं बोल रहा था कि चेंज इन करंट को अपोज करेगा, इसे मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी टूल्स हैं, तो इंडक्टर को मेजर करने के लिए मोस्टली सीआरओ लगेगा, तो हम इंडक्टर के अराउंड थोड़े से कम एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, तो हम ये सारी चीजें देख लेंगे। बट जो ट्रांसफॉर्मर होता है, इट इज अ टाइप ऑफ इंडक्टर, हम ट्रांसफॉर्मर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, इंडक्टर की कैटेगरी में, ओके। सो एक काम करते हैं, 8 बज गए तो आज के लिए इतने करते हैं, एंड देन टुमारो वी विल कंटिन्यू इंडक्टर, और इंडक्टर के बारे में कलर के, मतलब कलर कोड देख के मैम वैल्यूज कैसे मेजर करते हैं ये देख लेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ इंडक्टर देखेंगे, एंड दिस इज द वीडियो जिसमें इंडक्टर के बारे में कुछ और अच्छा समझ में आने वाला है। एसएमडी इंडक्टर, अलग अलग टाइप के इंडक्टेंस, उनका क्या फर्क पड़ता है, उनका पैरेलल सीरीज का फंडा, और फिर हम ट्रांसफॉर्मर से प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे इंडक्टर वाले का पार्ट का, ओके। सो these things we will do tomorrow. तो अब आज जो भी किया, स्टार्टिंग फ्रॉम कैपेसिटर एंड देन फ्रॉम इंडक्टर, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, एल्स विल स्टॉप हियर, और मैं रिकॉर्डिंग्स ग्रुप पे डाल दूंगा। और कल जो प्रैक्टिकल हुए थे कैपेसिटर के, उसका वीडियो वाला पार्ट नहीं रिकॉर्ड हो पाया समहाउ, तो उसके लिए मैं अल्टरनेट एक दो वीडियो की लिंक डाल दूंगा, ओके। नो डाउट्स, ठीक है, बाय बाय देन, रनिंग द मीट।